हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो हमारा सेमेस्टर 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी के एग्जाम बहुत बहुत अच्छे गए होंगे। मेरा भी एग्जाम बहुत अच्छा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेमेस्टर 2 इंग्लिश बी बुक का चैप्टर नंबर 1 द गार्डन पार्टी। तो पार्टी शब्द से आप समझ गए होंगे ये जो वर्ड है यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छे खाने होने वाले हैं, है ना, नाच गान होने वाला है, डांसिंग होगा, सॉन्ग्स होंगे, सब लोग एक दूसरे से मिलने आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बहुत सारा सेलिब्रेशन होगा, है ना। तो चैप्टर में हम ये तो देखेंगे, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ देखने वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो चैप्टर होने वाला है मैं इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी आपको हिंदी में, ठीक है, ताकि आपके जो एग्ज़ाम होंगे अब जैसे आप जानते हैं सेमेस्टर 2 में 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पूरा चैप्टर समझ आए, है ना। चैप्टर समझ आएगा तभी आप वर्ड्स का इस्तेमाल करके, सेंटेंस का इस्तेमाल करके अपने आंसर्स को फ्रेम कर पाएंगे। तो वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक गार्डन पार्टी का एक समरी वीडियो भी बनाऊँ जिसमें पूरा एक चैप्टर जो है आपको समरी में बताऊं, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप उस समरी को देखें, आपको फिर चैप्टर ना पढ़ना पड़े। लेकिन अभी तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो चैप्टर आपको रीड करना ज़रूरी है लाइन टू लाइन, उसके बाद जाके जब एग्जाम देने जाओगे तो उस समय समरी होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ऑथर से इंट्रोडक्शन दे दूँगी, देन प्लॉट सेटिंग क्या है हमारे चैप्टर के अंदर, हिस्टोरिकल थोड़ा सा देखेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारा चैप्टर जा कहाँ रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से। सो कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज बॉर्न ऑन 14 अक्टूबर 1888। शी वॉज डाइड ऑन 9 जनवरी 1923। तो एट द अर्ली एज इनकी डेथ हो गई है ना, हो गई थी। सो कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज अ प्रोमिनेंट न्यूजीलैंड मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो ये न्यूजीलैंड की रहने वाली है और मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है। जैसे हम द गार्डन पार्टी देखेंगे तो ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है, लेंदी है, 14-15 पेजेस है जो हमें रीड करने पड़ेंगे, बट ये एक शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखी है, ठीक है। नोन फॉर हर इनोवेटिव स्टाइल शी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो इन्होंने अपने इनोवेटिव स्टाइल की वजह से, मतलब सबसे हटके वो लिखती है ना, सबसे अलग। तो उनका जो थीम्स है, मतलब आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस, अब इंसान के इमोशंस भी बहुत अलग अलग होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, उन सबको इन्होंने एक्सप्लोर किया है और उसके थ्रू अपने राइटिंग्स में दिखाया है। मैन्सफील्ड स्टोरीज ऑफन फीचर विविड एटमॉस्फेरिक डिस्क्रिप्शंस एंड डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अ वाइड रेंज ऑफ लिटरेसी मूवमेंट्स। तो देखो, लिटरेसी मूवमेंट्स मतलब आप अब यहाँ पे देखना, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ होता है हमारे समाज में, वो चीज़ इन्फ्लुएंस करता है हमारे लिटरेचर को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने द सेकंड कमिंग पोएम पढ़ी थी सेमेस्टर 1 में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद पोएम लिखी गई थी। तो पोएम में सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस थी दैट टाइम ऑफ पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड पूरा स्टोरी था हमारा, यानी सोसाइटी में जो हो रहा था उस समय उसकी स्टोरी हमने देखी, लिटरेचर में हमारा इफेक्ट आया, पोएम में वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया सोसाइटी के बारे में, राइट। और अगर हम अपना 1940s का इंडियन लिटरेचर में देखें, 1940s का टाइम पीरियड, तो सोसाइटी में उस समय क्या चल रहा था, देश को आज़ाद करने की उमंग थी हम सब में, है ना, देश को आज़ाद किया जा रहा था। तो उस समय का सब कुछ आपको लिटरेचर में दिखने को मिलेगा। तो मतलब सोसाइटी में जो भी कुछ होता है ना, वो हमारे लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे लिटरेचर में सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है। तो ठीक वैसा ही है कि लिटरेसी मूवमेंट्स में बहुत वाइड रेंजेस के उन्हें एक्सपीरियंस आए, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी वो इन्फ्लुएंस्ड हुई, ठीक है। इसके अलावा आप देखो गार्डन्स पार्टी में आप विविड एटमॉस्फेरिक डिस्क्रिप्शंस देखोगे, तो इनकी राइटिंग में आपको अलग अलग एटमॉस्फेरिक डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे, मतलब वेदर के डिस्क्रिप्शंस भी मिलेंगे, साथ ही साथ अलग से ह्यूमन इमोशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत कुछ उनकी राइटिंग में आपको देखने को मिलेगा। सम ऑफ हर मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड गार्डन पार्टी, डॉल्स हाउस एंड ब्लेस, ये इनकी फेमस इंपॉर्टेंट जो है वर्क्स है। हर राइटिंग हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। डिस्पाइट हर अर्ली डेथ फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, मैन्सफील्ड वर्क रिमेन्स हाईली रिगार्डेड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इनकी टीबी की वजह से अर्ली डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो वर्क है, इनका जो राइटिंग्स है, ये सब हाईली रिगार्ड किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। नाउ टॉक करते हैं हम बात थोड़ी सी अबाउट द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कब पब्लिश हुआ था, तो देखो सबसे पहले ये मैगजीन में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 3 पार्ट्स इन द सैटरडे वेस्टमिनिस्टर गैजेट ऑन 4th and 11th February 1922 and the weekly Westminster Gazette on 18th February 1922. It later appeared in the Gardens Party and other stories. तो सबसे पहले तो मैगजीन में 3 भाग में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर लेटर ऑन इसको गार्डन पार्टी अदर स्टोरीज में किया गया। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसके पब्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो गार्डन पार्टी है उसको लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1922 में। नाउ अब हम थोड़ा सा प्लॉट समझ लेते हैं कि हमारा जो समरी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि गार्डन पार्टी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या देखेंगे हम, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम गार्डन पार्टी देखेंगे जो होस्ट कर रही है एक वेल्दी शेरिडन फैमिली, ठीक है, और अपने घर में उनकी एक छोटी बेटी है लॉरा, और वो क्या करती है, सारे मैनेजमेंट करती है
किसके लिए? गार्डन पार्टी के लिए। उसकी मदर है, शेरिडन फैमिली में जो मदर है उसकी, लॉरा की, वो उसे कहती है कि तुम्हें संभालना है सब कुछ, अरेंजमेंट तुम करोगी इस साल, ठीक है। तो वो सब कुछ संभालती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उन्हीं के नेबरहुड में, उन्हीं के नेबर्स में, पड़ोसी में मिस्टर स्कॉट रहते थे। एक वर्किंग क्लास है मिस्टर स्कॉट, तो इनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से। तो जब उन्हें पता चलता है मिस लॉरा को, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड फील करती है और वो सजेस्ट करती है अपनी फैमिली को कि हमें ये पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी उनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहाँ उनकी डेथ हो गई, हम कैसे पार्टी कर सकते हैं। लेकिन उसकी फैमिली ने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया, मना कर दिया कि पार्टी होगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, पार्टी हो जाती है। नाउ अब क्या है, उसकी जो मदर थी तो लॉरा को वो सेंड कर देती है लेफ़्ट ओवर फूड के लिए ग्रीविंग फैमिली के पास, मतलब जहाँ पे डेथ हुई है मिस्टर स्कॉट की, उस घर में वो लेफ़्ट ओवर फूड जो बचा हुआ खाना था पार्टी का वो भेज देती है उसको देने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर लॉरा की मुलाकात होती है डेथ ऑफ रियलिटी से, मतलब वो जो हमारा शरीर था मिस्टर स्कॉट का वो देखती है, तो वहाँ पर उसको मिक्स ऑफ इमोशंस, उसके एक्सपीरियंस वो करती है, बहुत ही ज़्यादा डीपर उसके अंदर फीलिंग आती है, और साथ ही साथ वो कन्फ्यूज़ भी होती है लाइफ और डेथ के बीच के रिलेशन को देख के और सोशल डिवाइड्स के डिवीजन को देख के। स्टोरी में हम सिर्फ गार्डन पार्टी नहीं पढ़ेंगे, स्टोरी का मेन थीम ये है कि बेसिकली एक वेल्दी फैमिली है और एक वर्किंग क्लास फैमिली, तो उनके बीच जो सोसाइटल डिवीजन है उसको समझेंगे कि सोसाइटी में क्या था कि एक वेल्दी फैमिली है, उसको कोई भी नाता नहीं है, लेना देना नहीं है किससे, गरीब लोगों से। जो गरीब फैमिली है, वर्किंग क्लास, पुअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनसे कोई उसका नाता नहीं है, लेन देन नहीं है, ना अपने बच्चों को उनसे मिलने देते हैं, ना खुद मिलते हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको समाज के लोगों से उनके लिए कुछ कर्तव्य उनका होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, वो उनको इंसान की तरह मानते ही नहीं, वो सिर्फ अपने आप को ही बड़ा मानते हैं। तो वो हम सोसाइटल डिवीज़न जो है उसको हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ का मेन कैरेक्टर कौन है? गार्डन पार्टी की मेन कैरेक्टर है लॉरा, ठीक है। ये सभी से अलग है, मतलब ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, बट ये अपने मम्मी पापा की तरह, अपने भाई बहन की तरह नहीं, वो बिल्कुल अलग सा एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। और वो एक टीनेजर है, 16 साल की लड़की है, तभी उसके अंदर मिक्स ऑफ इमोशंस चल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही, वो अंडरस्टैंड करने में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है कि ये सोशल डिवाइड क्या है, ये लाइफ क्या है, डेथ जैसे वो देखती है, सबसे पहले उसका डेथ से सामना होता है, वो देखती है कि उसके सामने डेथ हुई है किसी की, तो उसके अंदर मिक्स ऑफ इमोशंस चल रहे होते हैं। सब कुछ हम स्टोरी में बैक टू बैक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में देखो यहाँ पे अर्ली 20th सेंचुरी न्यूजीलैंड की बात की गई है, जहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को उस समय के टाइम का, ठीक है। 20th सेंचुरी न्यूजीलैंड, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ नहीं बताया हुआ है, लेकिन मैनफील्ड का जो ओन एक्सपीरियंस है वो खुद जो है वेलिंगटन न्यूजीलैंड में पली बड़ी है, तो वहीं का उन्होंने दिखाया हुआ है प्लेस न्यूजीलैंड का। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली न्यूजीलैंड से रिलेट करता है। इसमें दो तरीके के आप इन्वायरमेंट को देखने वाले हो, डिस्टिंक्टिव अलग इन्वायरमेंट आप देखने वाले हो। पहला तो आप शेरिडन फैमिली के घर का माहौल देखोगे, वहाँ का इन्वायरमेंट, और दूसरा फिर आप देखोगे मिस्टर स्कॉट जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके घर का, उनके वहाँ का माहौल आप देखोगे, इन्वायरमेंट देखोगे, ठीक है। तो जैसे आप देखोगी ही अगर, तो बड़े फैमिली में है तो मतलब कंफर्टेबल होम है, बड़ा सा घर, ब्यूटीफुल गार्डन, जहाँ पे पार्टी होने वाली है। अपर क्लास के प्रिविलेजेस, लग्जरी लाइफ, उन्हें हार्श रियलिटी जो होती है लाइफ से, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि एक हार्श रियलिटी क्या होती है लाइफ की, ठीक है, या कितनी मेहनत है, कितना कुछ दर्द सहना पड़ता है, इस सब के बारे में उनको कोई लेना देना ही नहीं होता। अमीर लोग हैं भाई, है ना। और यहीं पे आप स्कॉट के नेबरहुड, मतलब उन्हीं के आसपास में ही नेबरहुड था, तो वहाँ पर और भी लोग रहते हैं, वर्किंग क्लास के लोग रहते हैं, तो वो उनकी स्टोरी भी यहाँ पे दिखाई गई है कि कैसे वहाँ का माहौल है। तो यहाँ सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को शो किया गया है थ्रू द शेरिडन और उसके नेबरहुड के द्वारा। स्टोरी में तो गार्डन पार्टी लिखा हुआ है, तो वो हम भी जानते हैं कि गार्डन पार्टी कैसी होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे गार्डन पार्टी को नहीं समझाना यहाँ पे कि गार्डन पार्टी होती कैसे। यहाँ का मेन थीम ये है हाईलाइट करना सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को, ठीक है। नाउ पॉइंट ऑफ व्यू देख लो आप लोग, तो द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम अ थर्ड पर्सन लिमिटेड ओमनीसेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो आपकी कैथरीन मैनस्फील्ड है वो कई बार थर्ड पर्सन की तरह नरेटर की तरह वो एक्सप्लेन कर रही है स्टोरी को, और भी कहीं बार वो क्या करती है, स्टोरी के जो कैरेक्टर है उसमें वो बदल जाती है, अपने आप को स्टोरी का कैरेक्टर बना के स्टोरी को एक्सप्लेन करने लग जाती है, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलेगा क्या राइटिंग्स में ब्यूटीफुल सा कि कभी कभार वो नरेटर की तरह एक्सप्लेन करती है, तो कई बार वो कैरेक्टर बनकर एक्सप्लेन करती है चीज़ों को। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो द स्टोरी इज सेट अर्ली 20th सेंचुरी न्यूजीलैंड, अ टाइम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। द कंट्री वॉज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ colonial society to an independent nation, and upper and lower class were becoming increasingly distinct. This social divide is a central theme in the story as Laura Sheridan, the protagonist, grapples with the contrast between her privileged life and the hardship faced by those in the lower class. Basically historical context देखें तो ये स्टोरी 20th सेंचुरी न्यूजीलैंड की है, जहाँ पर वो समय बताया गया सोशल इकोनॉमिक चेंज का, यानी कंट्री जो न्यूजीलैंड था वो क्या था, कॉलोनी में था,
कॉलोनियल था, यानी ब्रिटिश के अंडर में था, लेकिन उसके बाद वो आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट नेशन बना। तो जब इंडिपेंडेंट नेशन बना तो जो अपर क्लास के लोग थे वो और ज़्यादा उनका हाई प्रिविलेज हो गया, ठीक है, और ज़्यादा पैसे हो गए। जो लोअर क्लास था वो लोअर और ज़्यादा गरीब होता गया। तो इस वजह से उनके बीच में एक सोशल डिवीजन आ गया। तो मेन थीम स्टोरी का यही है कि हमें सोशल डिवीजन को देखना है, सेंट्रल थीम स्टोरी का, ठीक है ना, कि गार्डन पार्टी कैसा होता है, कैसे मनोरंजन होगा, वो सब तो हमें पता है। मेन थीम इसका है कि सोशल डिवीजन के बारे में। तो यहाँ पे लॉरा शेरिडन जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की, मेनली हम लॉरा शेरिडन को लेके ही पूरे चैप्टर में चलेंगे। तो वो देखती है कि एक तो वो अपने प्रिविलेज लाइफ में रहती है, बहुत ही आनंदित जो उनका जीवन है वो व्यतीत कर रही है, वहीं पे वो कंट्रास्ट करती है हार्डशिप जो कि लोअर क्लास फेस करते हैं, तो उसको भी लेके वो थोड़ा कंफ्यूज रहती है। ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस देखें तो मैनफील्ड जो है वो खुद एक वेल्दी फैमिली न्यूजीलैंड में उनका जन्म हुआ था। उनके खुद के एक्सपीरियंसेस भी कुछ इसी तरीके से है कि वो एक प्रिविलेज्ड इन्वायरमेंट में बड़ी हुई है, ठीक है। तो वो उनके स्टोरी में दिखाया गया है। उन्होंने जो अपनी स्टोरी लिखी है तो उसमें उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को भी इन्होंने लिखा है, क्योंकि वो एक खुद प्रिविलेज इन्वायरमेंट में पैदा हुई है। साथ ही साथ उनको एक कीन इंटरेस्ट है अपने सोशल इश्यूज से रिलेटेड भी, जो कि इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, कि वेल्दी फैमिली और वर्किंग क्लास फैमिली, ठीक है। तो ये जो सोशल डिवीजन है इसके बारे में भी इनको इंटरेस्ट है, इस वजह से इन्होंने अपने स्टोरीज़ में मेंशन किया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि गार्डन पार्टी के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए कैरेक्टर जानना इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे कैरेक्टर है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। अदरवाइज आप लोग सिर्फ समझे। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको, तो बताया था कि शेरिडन फैमिली है, ठीक है, एक शेरिडन फैमिली, वेल्दी फैमिली जिन्होंने पार्टी को होस्ट किया है। तो वो जो फैमिली है उसमें एक मम्मी है जिनका नाम है मिसेस शेरिडन, और उनके फादर मतलब उसके पति मिस्टर शेरिडन, उनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। एक का नाम है लॉरा शेरिडन जो कि मेन कैरेक्टर है हमारे स्टोरी की, ठीक है। दूसरी है जॉश शेरिडन और तीसरी मैक शेरिडन, ये तीनों लड़कियां हैं, ठीक है। और लॉरा शेरिडन सबसे छोटी वाली है, फिर मैक शेरिडन और जॉश शेरिडन, और एक और है उनका लड़का जिसका नाम है लॉरी शेरिडन, ठीक है, ये इनका लड़का है। तो 4 इनके बच्चे हैं और ये दोनों पति पत्नी, ठीक है, समझ आ गया। अब क्योंकि इनका घर बड़ा है तो इस वजह से यहाँ पे वर्कर्स भी होंगे। तो देखो यहाँ पे सेडी है और हैंस है, ये दोनों सर्वेंट है। सेडी आपकी फीमेल सर्वेंट है घर की और हैंस मेल सर्वेंट है। फिर इसके अलावा आप देखोगे जब पार्टी कर रहे हैं तो उसके लिए ये लोग ऑर्डर्स भी करते हैं सारी चीज़ों को, जैसे कि ये वर्कर्स को ऑर्डर करते हैं, वर्कर्स को कहते हैं कि मार्की लगाने आना है। मार्की एक बड़ा सा टेंट होता है एक तरीके का, जैसे आप शादी वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें जो लगाते हैं बड़ा सा करके टेंट, तो वो मार्की। तो गार्डन पार्टी होने वाला है तो वो लोग मार्की लगाएंगे अपने गार्डन में, तो उसके लिए वो वर्कर्स को बुलाते हैं जो मार्की को लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुक है उनके घर में जो खाना बनाता है, ठीक है। फिर फ्लोरिस्ट हु डिलीवर्स लिलीज ऑर्डर बाय मिसेस शेरिडन। तो मिसेस शेरिडन जो घर की औरत है वो क्या करती है, वो लिलीज ऑर्डर करती है, इसके लिए गार्डन पार्टी के लिए। तो लिलीज ऑर्डर करती है तो उसको डिलीवर करने आता है फ्लोरिस्ट, फूल वाला। फिर मिस्टर स्कॉट कौन है, वर्किंग क्लास नेबर हु हैज़ जस्ट डाइड, यानी हम वर्किंग क्लास के मिस्टर स्कॉट के बारे में पढ़ेंगे जिनकी डेथ हो गई है। फिर एम स्कॉट, इनकी बीवी, ठीक है, जो अब विधवा हो चुकी है, विडो हो चुकी है। फिर एम्स सिस्टर, यानी एम स्कॉट की सिस्टर, एम्स सिस्टर, ओके। और एक और चीज़ है किटी मेटलैंड हम देखेंगे, एक फ्रेंड है लॉरा की जो कि पार्टी में गेस्ट बन के आई है, ठीक है, उन्हें पार्टी में बुलाया गया था, तो किटी मेटलैंड को भी हम देखेंगे। फिर है आपकी गॉबलर्स मैन कौन है, ही कैरिड द क्रीम पफ्स इन द गार्डन पार्टी में क्रीम पफ्स कौन लाता है, गॉबलर मैन, ओके। सो मैंने सारे आपको कैरेक्टर। सो फ्रेंड्स, द गार्डन पार्टी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। सो ये स्टोरी शुरू होती है शेरिडन फैमिली के घर से, उनके गार्डन से, ओके। एंड आफ्टर ऑल द वेदर वॉज आइडियल, दे कुड नॉट हैव हैड अ मोर परफेक्ट डे फॉर अ गार्डन पार्टी इफ दे हैड ऑर्डर्ड इट। और आखिरकार इतना ज़्यादा परफेक्ट वेदर, ठीक है, आइडियल मीन्स परफेक्ट, अगर वो लोग ऑर्डर भी करते, कौन, शेरिडन फैमिली, अगर शेरिडन फैमिली ऑर्डर भी करते ना ऐसा परफेक्ट दिन, तो भी उनको ऐसा परफेक्ट दिन नहीं मिलता गार्डन पार्टी के लिए। पैसे दे के भी ऑर्डर करते तो भी इतना परफेक्ट दिन उन्हें नहीं मिल पाता। कौन कहती है, कैथरीन मैन्सफील्ड कहती है। विंडलेस, वार्म, द स्काई विदाउट अ क्लाउड, ये न्यूजीलैंड का वेदर दिखाया गया है। कैसा है, हवा नहीं चल रही, थोड़ी गर्मी है, और स्काई विदाउट अ क्लाउड मीन्स ऐसा तो नहीं होता, कभी सुना है आपने स्काई, आसमान है उसमें बादल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि मतलब कि बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। ओनली द ब्लू वॉज वेल्ड विद अ हेज ऑफ लाइट गोल्ड एज इट समटाइम्स इन अर्ली समर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये अर्ली समर का समय है, यानी कि अभी अभी गर्मियाँ शुरू हुई है। तो पूरा का पूरा आसमान नीले रंग से कवर है, और साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी धुंध सी है, एक लाइट गोल्ड कलर की, जैसे सूरज होता है तो सूरज की रोशनी थोड़ी सी पड़ती है तो लाइट रेस छोटे छोटे से ऐसा गोल्डन कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर आसमान है,
द गार्डनर हैड बीन अप सिंस डॉन। अब यहाँ पे गार्डन की बात हो रही है, तो एक गार्डनर है। गार्डनर कौन होता है? जो गार्डन की रखवाली करता है, देख रेख करता है, पौधों को पानी देना, ठीक है, साफ़ सफाई करना। तो गार्डनर है वो सुबह से उठा हुआ है। डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सवेरे से उठा हुआ है और उठ के क्या कर रहा है? मोइंग द लॉन्स एंड स्वीपिंग देम। यानी कि मोइंग द लॉन्स का मतलब होता है ग्रासेस को कट करना मशीन के थ्रू, ठीक है। अब जो घास बड़ी है उनको थोड़ा काटेगा, ठीक है, उसको शेप में लाएगा, तो वो कर रहा है। और साथ ही साथ उस सब चीज़ों को झाड़ू लगा रहा है, साफ़ कर रहा है। स्वीपिंग मीन झाड़ू वगैरह लगाना, ठीक है। तो सुबह से उठ के ये सारा काम वो कर रहा है। अंटिल द ग्रास एंड द डार्क फ्लैट रोजेटिस वर द डेजी प्लांट्स हैड बीन सीन टू शाइन। और ये तब तक सफाई कर रहा है जब तक घास, डार्क फ्लैट की रोजेटिस क्या होती है? कुछ इस तरीके से दिखने वाली ऑर्नामेंट्स होते हैं, मतलब जिनको गार्डन में सजाया जाता है ताकि वो सुंदर लगे गार्डन, ठीक है। तो इस तरीके के रोजेटिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो रोजेटिस जब तक नहीं चमक जाती, घास जब तक चमक नहीं जाती, डेजी प्लांट्स, फ्लावर है ना, डेजी एक तरीके का फ्लावर, तो ये प्लांट्स जब तक चमक नहीं जाते, बिल्कुल शाइन ना करने लग जाए, तब तक वो उसको साफ करता रहता है गार्डनर। एज फॉर द रोजेस यू कुड नॉट हेल्प फीलिंग दे अंडरस्टूड दैट रोजेस आर द ओनली फ्लावर्स दैट इम्प्रेस पीपल एट गार्डन पार्टीज। वो बताते हैं रोजेस के बारे में। जो गुलाब फूल होता है वो तो सभी को भाता है, सभी को पसंद है, किसको नहीं पता होगा गुलाब फूल के बारे में। तो इसका नाम लेते ही सबके मन एकदम खुश हो जाते, सब लोग इम्प्रेस हो जाते। तो गार्डन पार्टी हो रही है, तो वहाँ पे अगर गुलाब का फूल ना हो तो कैसा लगेगा? सभी लोगों को भाता है, इम्प्रेस करता है सभी लोगों को। कौन? गुलाब का फूल। द ओनली फ्लावर दैट एवरीबडी इज सर्टेन ऑफ नोइंग। कोई ऐसा फूल अगर दे दो तो शायद लोग ना पहचान पाए, लेकिन गुलाब का फूल दे दो तो हर कोई पहचानेगा, हाँ ये गुलाब है ना। हंड्रेड्स, येस लिटरली हंड्रेड्स हैड कम आउट इन अ सिंगल नाइट। यानी 100 फूल, हाँ 100 एक सिंगल रात में, एक सिंगल नाइट में ये सब उगे हुए हैं। ये 100 फूल एक ही रात में उग गए। द ग्रीन बुशेस बोर्ड डाउन एज दो दे हैड बीन विजिटेड बाय आर्क एंजल्स। और ये जो ग्रीन बुशेस है ना, ये इस तरीके से झुकी हुई है मानो जैसे कि अभी अभी आर्क एंजल्स आकर इसको जो है इस तरीके से आए थे और सफाई उन्होंने ही की है, आर्क एंजल्स ने आके, तो उनको तैयार किया हुआ है ग्रीन बुशेस को, इस वजह से वो उनको सम्मान से अपना सर झुका रही है। तो इस तरीके से लग रहा है ना। आर्क एंजल्स क्या होते हैं? देखो, एंजल्स नाम आपने सुना होगा, है ना, जो कि इंडिविजुअल्स को गाइड करते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं। आर्क एंजल्स आप मान सकते हो एंजल्स के लीडर, यानी उससे भी बड़े पद पर, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है ऑल मैनकाइंड को, तो वो आर्क एंजल्स, ठीक है। सो द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। दिस इज शेरिडन फैमिली गार्डन। सो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को दिखाया गया है, इन्वायरमेंट को दिखाया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ब्रेकफास्ट वॉज नॉट येट ओवर बिकॉज बिफोर द मैन केम टू पुट अप द मार्की। यानी ब्रेकफास्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। किसका? शेरिडन फैमिली का। ब्रेकफास्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था कि जो आदमी लोग थे मार्की लगाने वाले, वो लोग आ गए। मार्की क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, एक बड़ा सा टेंट जो कि पार्टीज़ में, वेडिंग्स में लगाया जाता है, तो वो मार्की लगाने वाले लोग आ गए। Where do you want the marquee put, mother? कौन बोलता है ये बात? ये बात कहती है घर की सबसे छोटी बेटी लॉरा, जो कि एक टीनेजर गर्ल है 16 ईयर्स ओल्ड की। तो वो अपनी मदर से पूछती है कि मम्मी आप मार्की को कहाँ लगाना चाहती हो? माई डियर चाइल्ड, इट इज़ नो यूज़ आस्किंग मी, आई एम डिटरमाइंड टू लीव एवरीथिंग टू यू चिल्ड्रन दिस ईयर, फॉरगेट आई एम योर मदर, ट्रीट मी एज एन ऑनर्ड गेस्ट। तो उसकी मम्मी इस जवाब में कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, मुझसे पूछ के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारे को यूज़ नहीं है, मेरे से पूछ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने निश्चित कर लिया है कि इस साल जो भी कुछ करना है पार्टी के लिए, जो भी प्रोग्राम करना है, वो सब मैंने तुम बच्चों पर छोड़ दिया है। कितने बच्चे इनके? 4 बच्चे, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने तुम बच्चों पर छोड़ दिया इस साल के लिए, ठीक है। तुम भूल जाओगे मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, और तुम मुझे एक, जैसे अतिथि होता है ना, वैसे सम्मान करते हुए मुझे एक ऑनर्ड गेस्ट समझो, ठीक है। गेस्ट का काम क्या होता है? सिर्फ पार्टी में आता है, खाता है, मजे करता है, चले जाता है, ठीक। वैसे तुम मुझे समझो, तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। बट मैग कुड नॉट पॉसिबली ग्लो एंड सुपरवाइज द मैन। अब यहाँ पे बात की जा रही है मैग, जो उनकी दूसरी बेटी है, ठीक है। तो मैग के बारे में बताया गया है कि मैग जो है, मैग तो नहीं करने वाली, मैग नहीं जाएगी और ना ही सुपरवाइज करेगी उन आदमियों को, यानी देख रेख में रखेगी, उनको बताएगी किस तरीके से टेंट लगाना है, क्या करना है, वो तो नहीं जाने वाली। शी हैड वॉश्ड हर हेयर बिफोर ब्रेकफास्ट। उसने तो अपने बाल, मतलब अपना बाथिंग पहले ही कर लिया, ब्रेकफास्ट होने से पहले वो नहा धोकर आ गई। एंड शी सेट ड्रिंकिंग हर कॉफ़ी इन अ ग्रीन टर्बन। और वो आकर बैठ के अभी कॉफ़ी पी रही है, ठीक है, अपने ग्रीन टर्बन में। ग्रीन टर्बन क्या बेसिकली क्या होता है? जब बाल धोती हैं हम लड़कियां तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं बाल, तो उसको सुखाने के लिए क्या करते हैं, जो तौलिया होता है, टर्बन यानी तौलिया, तो उसको क्या करेंगे, उसको ऐसा बालों में लगाकर और फिर ऐसा घुमाकर उसको ऐसा रख देंगे, तो इस तरीके से वैसा टर्बन जैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से ग्रीन टर्बन उसने पहना हुआ है। विद अ डार्क वेट कर्ल स्टेम्ड ऑन इट चीक।
उसके जो गाल है उस पर उसके जो गीले बाल है वो थोड़े से ऐसा कर्ली टाइप में ऐसा बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी बाल गीले हैं तो ऐसा होता है ना कभी कभार कि आपके बाल गीले और ऐसा थोड़े बहुत बाल ऐसे निकले हुए होते हैं तौलिए में, क्योंकि बहुत सारे बाल होते हैं तो थोड़े से निकले हुए होते हैं, तो वो ऐसा आपके गालों में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से तो मैक के बारे में बता रहे हैं कि मैक तो ये सब काम नहीं करने वाली, वो तो अभी नहा धोकर आई है महारानी और अभी ऐसा कॉफ़ी आके पी रही है ना। जोस जो कि उनकी तीसरी बेटी है, द बटरफ्लाई, उसको तो बटरफ्लाई क्या हुआ है, ऑलवेज केम डाउन इन अ सिल्क पेटीकोट एंड अ किमोनो जैकेट, हमेशा क्या पहनती है, सिल्क पेटीकोट पहनती है और किमोनो जैकेट। किमोनो जैकेट के नीचे जो पैंट होता है पहनना उसको बोलते हैं पेटीकोट। कैसा? सिल्क कलर का। देखो सिल्क क्या है, यहाँ पे सिल्क जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव उस समय का, अभी तो फिर भी चलो कम हो गया प्राइस, लेकिन अगर आप क्वालिटी सिल्क लेने जाओगे तो बहुत महंगा होता है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे सिल्क को यूज़ किया गया रॉयल्टी दिखाने के लिए और उनकी सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए, ठीक है। और किमोनो जैकेट आप जानते हो जो जापानीज़ ट्रेडिशन होता है, वो जापानीज़ ट्रेडिशन में किमोनो जैकेट पहनी जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे शेरिडन फैमिली की रॉयल्टी को दिखाने के लिए वो कितने वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिल्क पेटीकोट और किमोनो जैकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो जोस तो हमेशा तैयार रेडी हुई बैठी रहती है, तो वो भी नहीं जाने वाली सुपरवाइज करने के लिए उन आदमियों को। ये सारी बातें जो है ना मिसेस शेरिडन अपनी बेटी लॉरा को कह रही थी। नाउ यू विल हैव टू गो लॉरा, यू आर द आर्टिस्टिक वन। उसकी मदर क्या कहती है लॉरा से कि लॉरा अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा, तुम ही आर्टिस्टिक वन हो, यानी तुम ही क्रिएटिव हो, ये सारे काम तुम ही कर सकती हो। Away Laura flew, still holding her piece of bread and butter. It's so delicious to have an excuse for eating out of doors, and besides she loved having to arrange things. She always felt she could do it so much better than anybody else. So basically क्या होता है, जैसे उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा तो लॉरा एकदम से चली जाती है, ठीक है। और स्टिल उसके हाथ में क्या था, पीस ऑफ ब्रेड और बटर था, जो कि वो ब्रेकफास्ट कर रही थी अपना। ब्रेकफास्ट उनका कंप्लीट नहीं हुआ था कि उससे पहले लोग आ गए थे मार्की लगाने, है ना। तो उसके हाथ में अभी भी ब्रेड और बटर का पीस था और वो इतना ज़्यादा डिलीशियस था ना कि उसको छोड़ के भी नहीं आ सकती थी। और वो बाहर आ गई, मतलब मैन बाहर खड़े हैं ना, आदमी लोग बाहर खड़े उसके घर के, तो वो उनको बुलाने के लिए वो बाहर चली जाती है। और उनके घर में ऐसे एटिकेट्स है, मैनर्स, हैबिट्स उन्हें बताए गए हैं कि खाना कभी भी बाहर लेकर नहीं जाना, जो भी खाना है घर के अंदर खाना है, बाहर कभी भी नहीं लेके जाया जाता। वो तो हमारे घरों में भी होता है, ये सभी जानते हैं ना, ये एटिकेट्स होते हैं। लेकिन आज वो खाना बाहर लेकर आ गई थी, घर से बाहर, और अब वो सोचती है कि मैं खाना घर से बाहर ले आ गई, ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। लेकिन फिर वो अपने आप को एक्सक्यूज़ देती है कि मुझे ये काम भी तो करना था, इन आदमियों को भी तो सुपरवाइज़ करना था, मार्की लगाने के लिए गार्डन पार्टी होने वाली आज, है ना, तो इस वजह से मैं लेकर आ गई। तो अगर किसी ने मुझसे ऐसा कहा कि तुम ऐसे बाहर क्यों चली गई खाना लेकर, तो मैं उनको एक्सक्यूज़ दे पाऊंगी, है ना, ये चीज़ वो सोच रही है। एंड बिसाइड शी लव्ड हैविंग टू अरेंज थिंग्स, और उसे ना चीज़ों को अरेंज करना, इस तरीके के काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी था। शी ऑलवेज फेल्ट शी कुड डू इट मच बेटर देन एनीबडी एल्स, और उसे हमेशा लगता था कि वो सभी लोगों में सबसे अच्छा काम कर सकती है, ये सारे काम कोई नहीं कर सकता, वही सबसे अच्छा ये सब काम कर सकती है। तो हम देख सकते हैं लॉरा जैसे कि एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, वेल्दी फैमिली से, देन उसके बावजूद उसके हमने सिस्टर्स को देखा, लेकिन वो सब में से अलग है, उसे ये सब काम पसंद है। तभी उसकी मम्मा ने यूज़ किया ना वर्ड आर्टिस्टिक वन, वो अलग है सबसे, इन सब कामों में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा है। सो अब यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि वो डोर से बाहर चली गई अपना ब्रेड और बटर लेके उन आदमियों को सुपरवाइज करने के लिए। 4 men in their shirt sleeves stood grouped टुगेदर ऑन द गार्डन पाथ, तो जहाँ रास्ता होता है ना गार्डन जाने का, तो वहाँ रास्ते में वो गार्डन पाथ में खड़े हो गए 4 मैन, ठीक है, जो कि मार्की लगाने आए थे। और उन्होंने क्या पहना हुआ था, शर्ट स्लीव्स। शर्ट स्लीव्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी लेकिन उसके ऊपर कोई ब्लेजर या कोट नहीं पहना हुआ था, तो इस वजह से उन्हें बोला गया शर्ट स्लीव्स, मतलब सिर्फ शर्ट पहनी है, ब्लेजर या कोट नहीं पहना। तो वो चारों ग्रुप में खड़े थे एक साथ। दे कैरेड स्टेव्स कवर्ड विद रोल्स ऑफ कैनवस एंड दे हैड बिग टूल बैग्स स्लंग ऑन देयर बैक्स। सो उनके हाथ में एक स्टेव्स थे। स्टेव्स क्या होते हैं, आपके पोल्स होते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के पोल्स होते हैं जिसकी थ्रू क्या किया जाएगा, मार्की को खड़ा किया जाएगा। और वो रोल थे, वो जो स्टेप्स थे वो रोल थे कैनवस से, कपड़े से, और उनके हाथ में बड़े बड़े टूल के इक्विपमेंट्स भी थे। टूल बैग था, मतलब जिसमें इक्विपमेंट्स होंगे जिसके थ्रू फिर वो लगाएंगे अपने तंबू को, ठीक है, उनके बैक में, मतलब उनके पीठ में। दे लुक्ड इम्प्रेसिव। अब यहाँ पे लॉरा क्या सोचती है कि बड़े ही इंप्रेसिव लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूँ कि यहाँ पे हम गार्डन पार्टी में देखेंगे सब कुछ कल्पना जगत की तरह है। जैसे कल्पना में नहीं होता, जो चीज़ रियलिटी में नहीं होती, हम कल्पना करते हैं उस चीज़ को, सब कुछ कल्पना जगत जैसा लगेगा। सारे कैरेक्टर्स, जैसे लॉरा को हम देखेंगे हर चीज़ में उसे हर चीज़ अलग सी लगेगी। क्यों लगेगी वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, रिच फैमिली से। अब बाहर की दुनिया से वो नहीं मिली क्योंकि अभी वो छोटी है ना, अभी बाहर की दुनिया से वो नहीं मिली, वर्किंग क्लास के पीपल से वो नहीं मिली। तो जब पहली बार कोई मिलता है तो उसे हर चीज़ बहुत रोमांचक लगती है, कल्पना जगत लगती है। तो वैसे ही हम देखने को मिलेगा इसके अंदर। और यहाँ पे सोसाइटी डिविजन्स भी है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि सब कुछ अलग अलग है। कल्पना जगत में एक तरीके से अब कल्पना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। नाउ देखो, लॉरा विश नाउ दैट शी वॉज नॉट होल्डिंग दैट पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर, बट देयर वॉज नोवेयर टू पुट इट एंड शी कुडंट पॉसिबली थ्रो इट अवे. She blushed and tried to look severe and even a little bit short-sighted as she came up to them. So होता क्या है बेसिकली,
उसे बहुत इंप्रेसिव वो लोग लग रहे थे चारों लोग, ठीक है। अब वो ये सोच रही थी अपने मन में कि काश वो अपना ब्रेड बटर जो था उसको ना लेकर आती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब वो हाथ में ब्रेड बटर लाई है, उसे शर्म आ रही है उनके सामने ब्रेड बटर को खाने में या हाथ में लेके आने में। और वो ये भी नहीं कर सकती कि कहीं उसे रख दे, क्योंकि गार्डन में अभी वो बाहर है, कहीं रख भी नहीं सकती है और फेंक भी नहीं सकती उसको, है ना। खाना फेंकना भी नहीं चाहिए, बहुत गलत है। तो वो उसको फेंक भी नहीं पा रही है। अब वो ब्लस्ट करती है, नहीं वो शर्माती है उनके सामने। बच्चे क्या होते हैं, शर्माते हैं। कोई नया आता है जिसको नहीं जानते तो शर्माती है, ऑब्वियस सी बात है, उसको शर्म आ रही है। और वो फिर भी उनके सामने कैसा स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश कर रही है। सीवियर मीन स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश कर रही है अपने आप को कि जैसे वो किसी से नहीं डरती, है ना, शर्मा नहीं रही, वो एकदम स्ट्रिक्ट है, जैसे सब स्ट्रिक्ट होते हैं बड़े बड़े लोग। एंड इवन अ लिटिल बिट शॉर्ट साइटेड, और उसे थोड़ा सा अपने आप को शॉर्ट साइटेड भी दिखा रही है। मतलब कि वैसा दिखाना चाह रही है कि वो यहाँ आ गई, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं रहा कि उसके हाथ में ब्रेड बटर अभी भी था, ठीक है। जैसे ब्रेड बटर लेके आई, अब उसे शर्म आ रही है कि ब्रेड बटर क्यों लेके आई, तो वो उनको ऐसा दिखाना चाह रही है कि वो भूल गई थी कि उसके हाथ में ब्रेड बटर है, वो ऐसा आ गई, जिस तरीके से दिखाना चाह रही है। सो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से मार्की को लगाया जाएगा, किसके लिए, गार्डन पार्टी के लिए, ठीक है। देखो, गुड मॉर्निंग शी सेड, कॉपीइंग हर मदर्स वॉइस। तो अब वो जो मैन थे उनको वो क्या कहती है, गुड मॉर्निंग कहती है, और वो अपनी मदर की वॉइस को कॉपी करते हुए इस बात को कहती है, जैसे उसकी मदर कहती है ना गुड मॉर्निंग, तो इस तरीके से वो ऐसा मदर की वॉइस करने की कोशिश करती है। बट दैट साउंडेड सो फियरफुली अफेक्टेड दैट शी वॉज अशेम्ड एंड स्टैमर्ड लाइक अ लिटिल गर्ल। लेकिन जब उसने अपनी ही आवाज़ खुद से सुनी तो वो इतनी ज़्यादा अजीब लग रही थी, मतलब उसकी मदर की तो लग ही नहीं रही थी, ऐसा डरावनी सी, मतलब डरी डरी सी लग रही थी। और वो खुद ही ऐसा शर्मा गई इस चीज़ को सुन के कि मतलब इतनी अजीब सी आवाज़ लग रही है, मदर की आवाज़ तो निकली नहीं, और वो स्टैमर करने लग गई। स्टैमर करने का मतलब होता है हकलाना, जैसे बच्चे होते हैं ना हकला के बोलते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही वर्ड को मतलब दोहरा के बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैमर। तो वो स्टैमर करने लग गई क्योंकि वो एक छोटी ही बच्ची है, उसके अंदर बचपना अभी भी बहुत ज़्यादा, टीनेजर है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अब वो ना बच्ची है ना वो बड़ी है, लेकिन वो बीचों बीच में है ना, टीनेजर वही होते हैं। तो स्टैमर करने लगती है, ओह हैव यू कम, इज़ इट अबाउट द मार्की, इस तरीके से स्टैमर करते करते रुकते रुकते ऐसा बोलती है। तो आप लोग आए हैं, आप लोग मार्की के लिए आए हैं ना, इस तरीके से उनसे पूछती है। दैट्स राइट मिस। तो वो जो चार लोग थे वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है मिस। सैट द टॉलेस्ट ऑफ द मैन, a lanky freckled fellow, and he shifted his stool back, knocked back his straw hat and smiled down at her. That's about it. ये बात कौन कहता है कि दैट्स राइट मिस, ये बात कहता है जो उन चारों आदमी से जो सबसे लंबा वाला आदमी था ना, वो कहता है। वो कैसा लैंकी सा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुगला पतला, ठीक है। और उसके गालों में ना छोटे छोटे से ऐसा पैचेस है, गोल गोल से ऐसे पैचेस, जो सन टैन हो जाते हैं और ऐसा सन में बहुत ज़्यादा धूप में रहने से पैचेस हो जाते हैं, तो वैसा उसका फ्रिकल्ड फेस है। फेलो मतलब मैन या फिर आप बॉय कह सकते हो। तो ऐसा आदमी था, वो लंबा था लेकिन पूरा दुबला पतला था, और वो अपना जो टूल बैग था उसको शिफ्ट करता हुआ उसको कह रहा था दैट्स राइट मिस, ठीक है। और अपना उसने स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था। कैसा हैट, स्ट्रॉ हैट को वो थोड़ा सा अपना ऊपर की तरफ करता हुआ ताकि उसकी स्माइल दिखाई दे, ऐसा स्माइल करता है उसकी तरफ, लॉरा की तरफ, ठीक है। और कहते हैं दैट्स अबाउट इट, हाँ हम मार्की के लिए ही आए हैं, ओके। हिज स्माइल वॉज सो ईजी सो फ्रेंडली दैट लॉरा रिकवर्ड। उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी ज़्यादा फ्रेंडली, इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना कि लॉरा दोबारा से रिकवर हो पा रही थी। मतलब अभी तक जब वो लोग आए, वो उसके सामने गई तो उसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, शी वॉज फीलिंग वेरी नर्वस। लेकिन जैसे ही वो उनकी स्माइल को देखती है, इतना फ्रेंडली स्माइल था कि वो रिकवर होने लगती है, उसे कम्फर्ट फील होता है। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से मिलते हैं, है ना, और कोई अगर ऐसा गंभीर होगा, ऐसा अंकल टाइप, तो हमें थोड़ा डर लगेगा उनसे, लेकिन वही अगर वहीं पर वो स्माइल पास करेंगे अच्छे से तो हमें ऐसा कंफर्ट फील होगा, हाँ, है ना, ऐसा। सो व्हाट नाइस आइज ही हैड, स्मॉल बट सच अ डार्क ब्लू। अब वो उसकी आइज़ की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कितना सुंदर प्यारी आंखें हैं, छोटी छोटी है बट डार्क ब्लू कलर की है। अब एक और चीज़ आप ध्यान नोटिस करना कि जब हम देखेंगे, जब हम बात करेंगे वर्किंग क्लास के बारे में, तो वर्ड यूज़ किए जाएंगे डार्क। वर्किंग क्लास की बात करेंगे डार्क वर्ड यूज़ किए जाएंगे। और जब हम बात करेंगे वेल्दी फैमिली, शेरिडन फैमिली की, तो वहाँ पे हर चीज़ ब्राइट दिखाई जाएगी, इतनी अच्छी दिखाई जाएगी। जैसे अभी आपने उनके गार्डन के बारे में बात की, कितना ब्यूटीफुल गार्डन, कितना एटमॉस्फेरिक जो इन्वायरमेंट दिखाया गया, इतना सुंदर दिखाया गया है ना। तो हर चीज़ ब्राइट कहाँ पे दिखाई जाएगी, रिच फैमिली में, और हर चीज़ को डार्क दिखाया जाएगा किस में, वर्किंग क्लास की फैमिली में, वर्किंग क्लास के लोगों को। अब एक और चीज़ आप देखो यहाँ पे नोटिस करो, लॉरा अब फिर से उसके आइज़ के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसे लोगों से वो नहीं मिली थी, वर्किंग क्लास के लोगों से शायद वो नहीं मिली थी, ठीक है। तो बार बार वो कल्पना में चली जाती है, अपने सपनों में चली जाती है, इस तरीके से ड्रीम करने लग जाती है। एंड नाउ शी लुक्ड एट द अदर्स। पहले तो उसने उस टॉल आदमी को देखा जिसकी आंखें उसे प्यारी लगी, अब वो दूसरों को देखने लगी। दे वर स्माइलिंग टू, वो सब भी स्माइल कर रहे थे उसको देखकर। चीयर अप, वी वॉन्ट बाइट, ऐसा लग रहा था उनकी स्माइल से, देयर स्माइल सीम टू से दैट कि तुम शांत रहो, हैप्पी रहो, हम तुम्हें काट नहीं लेंगे, खा नहीं जाएंगे, इस तरीके से। मतलब वो डरी हुई सी लग रही थी ना, तो उनकी स्माइल से ऐसा लग रहा था वो कंसोल कर रहे उसकी स्माइल उस लड़की लॉरा को कि तुम डरो मत, हम तुम्हें खा नहीं लेंगे, हम अच्छे लोग हैं। हाउ वेरी नाइस वर्कमैन वर। अब वो सोचते कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, तो है ना। अभी जो वर्कमैन थे ये तो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, इतने रिच फैमिली तो है नहीं। तो अब वो सोचती है कि यार ये वर्कमैन तो बहुत अच्छे हैं।
एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और वो ये भी सोचती है यार आज की जो सुबह है वो भी बहुत अच्छी है। शी मस्ट नॉट मैंशन द मॉर्निंग, शी मस्ट बी बिजनेस लाइक द मार्की। लेकिन ये चीज़ वो उनके सामने मेंशन नहीं करती, उसे कंफर्ट फील हो रहा था अब उनसे मिलकर, ठीक है, जो आपके वर्कमैन आए थे, क्योंकि वो स्माइल कर रहे थे, अच्छे थे, तो उसे फील अच्छा हो रहा था, कंफर्ट फील कर रही थी। बट अब वो ये भी ब्यूटीफुल मॉर्निंग के बारे में सोच रही है, लेकिन वो अपने मन ही मन सोच रही है, वो उसको मेंशन नहीं करती उन्हें। क्यों? क्योंकि उसे तो बिजनेस लाइक दिखाना था, कि मतलब काम से काम रखने का काम था, वो ऐसा बातचीत करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि रिच फैमिली से बिलोंग करती है भाई, बातचीत नहीं करेगी, वो काम से काम रखेगी। तो कहती है मार्की, यानी मार्की के लिए वो लोग आया, तो मार्की के बारे में वो स्टार्ट करती है अपनी बात, ठीक है। वेल व्हाट अबाउट द लिली लॉन, वुड दे डू। तो अब यहाँ पे लॉरा पूछती है उन आदमी से कि बताइए लिली लॉन कैसा रहेगा मार्की के लिए, जो टेंट हम लगाएंगे कहाँ पे लगाएंगे, लिली लॉन की तरफ लगा ले, उस जगह पे जहाँ पे लिली के पेड़ पौधे लगे हुए, कैसे लगेगा वहाँ पे, क्या सही रहेगा वहाँ पे। एंड शी पॉइंटेड टू द लिली लॉन, और ऐसा बोल के वो लिली लॉन की तरफ पॉइंट करती है। द हैंड दैट डिडंट होल्ड द ब्रेड एंड बटर, उस हाथ से जिसमें उसने ब्रेड और बटर नहीं पकड़ा था। हम देख रहे हैं ब्रेड बटर उसके हाथ में है, तो ब्रेड बटर एक हाथ में था, दूसरे हाथ से जिसमें ब्रेड बटर नहीं था उस हाथ से पॉइंट करती हुई दिखाती है उस गार्डन की तरफ कि देखो वो लिली लॉन कैसा रहेगा, वहाँ पे मार्की लगा सकते हैं। दे टर्न्ड, तो जो आदमी थे वो उसके हाथों का इशारा देख के वहाँ टर्न करते हैं, मुड़ते और देखते हैं। दे स्टेयर्ड इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में वो देखते हैं। अ लिटिल फैट चैप थ्रस्ट ऑन हिज अंडरलिप एंड टॉल फेलो ट्रॉन्ड। अब यहाँ पे दो आदमियों के रिएक्शन बताए गए हैं। देखो सबसे पहला तो अ लिटिल फैट चैप, मतलब छोटा दिखने वाला मोटा सा एक आदमी था, वो क्या कर रहा है अपने अंडर लिप को, मतलब जो उसके नीचे का लिप है उसको ऐसा बोले तो अंदर की तरफ मुंह के अंदर लेके ऐसे चबा रहा है, ऐसा इस तरीके से कर रहा है। और जो टॉल फेलो था वो क्या कर रहा है, फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड मतलब अपने जो दोनों आईब्रोज होती है ना, आईब्रो, उसको क्या कर रहा है अपने एक साथ मिला रहा है, मतलब वो थोड़ा इरिटेट हो रहा है इस चीज़ से, उसे वो जगह सही नहीं लगी, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया दोनों आदमियों का रिएक्शन, कि जो लिटिल फैट चैप है वो अपने लिप्स को क्या कर रहा है अंदर की तरफ कर ले रहा है, और टॉल फेलो क्या कर रहा है अपने आईब्रोज को एक साथ मिला रहा है। और वो देखो सीधा कह देते हैं कि देखो ये चीज़, ये आइडिया जो है सही नहीं रहेगा। आई डोंट फैंसी इट, मुझे ये सही नहीं लग रहा, फैंसी का मतलब सही नहीं लग रहा ये आइडिया। सेड ही नॉट कॉन्सिपिशियस इनफ, यानी ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्लेस नहीं है जहाँ पे मार्की को लगाएंगे। यू सी विद अ थिंग लाइक मार्की, एंड ही टर्न टू लॉरा इन हिज ईजी वे, यू वॉन्ट टू पुट इट समवेयर वेयर इट विल गिव यू अ बिग बैंग स्लैप इन द आई इफ़ यू फॉलो मी। तो यहाँ पे वो आदमी कहता है कि मैं मार्की को इस जगह पे लगाना चाहिए, और इस तरफ से बोलता हुआ लॉरा की तरफ टर्न करता हुआ इजी वे में कहता है कि मार्की हमें इस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारे आंखों में वो लगे, लोग जैसी आए तो लोगों की आंखों में लगे। बैंग स्लैप इन द आई का मतलब होता है कि लोगों की आंखों में वो चीज़ पड़े। तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगी तो मैं आपको बताता हूँ ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की आंखों में वो पड़ेगा मार्की, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, लॉरा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। लॉरा एक मिनट के लिए ये चीज़ सुनकर, बैंग स्लैप इन द आई सुनकर, वो थोड़ा सा कैसी हो गई, सरप्राइज़ हो गई। वो एक मोमेंट के लिए सोचने लगी कि इस आदमी ने जो ये बैंग स्लैप इन द आई यूज़ किया है वर्ड, क्या ये रिस्पेक्टफुल था, क्या ये चीज़ उसने बोली मुझे, क्या ये ख़राब तो नहीं बोली मुझे, क्योंकि उसकी परवरिश, उसका जो अपब्रिंगिंग था वो ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते, इन वर्ड्स को गलत माना जाता है। लेकिन ये जो वर्किंग क्लास है इनके लिए वर्ड्स नॉर्मल है ना, लोगों की आंखों में पड़े ये बात नॉर्मल है। तो लेकिन उसके लिए ये बात नॉर्मल नहीं थी। तो लॉरा अपब्रिंगिंग मेड हर वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर इट वॉज रिस्पेक्टफुल ऑफ अ वर्कमैन टू टॉक टू हर ऑफ बैंग स्लैप इन द आई, कि उससे वो इस तरीके से बात कर रहा है कि ये बात सही है। ये एक मिनट के लिए वो सोचने लग जाती है, बट शी डिड क्वाइट फॉलो हिम, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो करती है, कुछ नहीं कहती इस बारे में। अ कॉर्नर ऑफ टेनिस कोर्ट शी सजेस्टेड, फिर वो कहती है उन आदमियों से कि बताओ टेनिस कोर्ट का एक कॉर्नर कैसा रहेगा, इस कॉर्नर में हम ना मार्की लगा सकते हैं, बट द बैंड्स गोइंग टू बी इन वन कॉर्नर, लेकिन टेनिस कोर्ट के दूसरे साइड में बैंड भी लगाना है। बैंड मतलब जो कि गाना बजाने वाले आएंगे, म्यूजिकल बैंड वाले, तो वो लोग आएंगे, तो वहाँ उस कॉर्नर में हमें बैंड भी चाहिए, और एक कॉर्नर में हम अगर मार्की लगा देते तो कैसा लगेगा। गोइंग टू हैव अ बैंड आर यू, सेड अनदर ऑफ द वर्कमैन। तो वर्कमैन जो है पूछता है कि अच्छा आप लोग बैंड भी लाओगे। ही वॉज पेल, वो कैसा था, वो उसका जो रंग था थोड़ा सा फीका सा था, ठीक है। एंड ही हैड अ हैगर्ड लुक एज हिज आई डार्क आई स्कैन द टेनिस कोर्ट। तो ये जो बात कह रहा था कि अच्छा आप लोग बैंड भी लगाने वाले हो, तो थोड़ा सा पेल रंग का था और हैगर्ड लुक था, मतलब टायर्ड, ऐसा थका हुआ सा वो लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसकी डार्क आइज ने सारे टेनिस कोर्ट को स्कैन कर लिया था, मतलब उसने टेनिस कोर्ट को पूरा अच्छे से देख लिया था। स्कैन करना मीन्स देख लेना, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया फिर से डार्क, तो आप समझ सकते हैं मैंने आपको बताया था कि जो वर्किंग क्लास है वहाँ पे सारे आप देखोगे डार्क डार्क वर्ड यूज़ किए जाएंगे, और जो आपके रिच फैमिली है लाइक शेरिडन फैमिली, तो उसमें सारी चीज़ें ब्राइट होंगी, ब्यूटीफुल होंगी। वट वॉज ही थिंकिंग, अब यहाँ पे लॉरा क्वेश्चन रखती है कि क्या सोच रहा है, वो ना कुछ सोच रहा था, तो वो सोचती है क्या सोच रहा है। ओनली अ वेरी स्मॉल बैंड, सेड लॉरा जेंटली, लॉरा ने बड़े ही प्यार से कहा कि ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं लगेगा बैंड।
क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छा आप लोग बैंड भी लगाओगे, तो इसलिए वो कहते हैं कुछ ज़्यादा बड़ा बैंड नहीं लगेगा, छोटा मोटा बैंड लाएंगे हम। परहैप्स ही वुडंट माइंड सो मच इफ़ द बैंड वॉज क्वाइट स्मॉल। लेकिन उसको वो जो सोच रहा था वो आदमी, उसको कोई मतलब नहीं हुआ इस चीज़ से कि बैंड छोटा लगेगा कि बड़ा लगेगा, उसको वो नहीं सुनता। बट द टॉल फेलो इरप्टेड। लेकिन जो बड़ा जो लड़का था वो इंटरप्ट करता हुआ उनके बीच कहता है, लुक हियर मिस, दैट्स प्लेस अगेंस्ट दोज ट्रीज ओवर देयर, दैट्स टू फाइन। और वो कहता है, जो टॉल फेलो था वो कहता है कि मिस मिस आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे, हाँ ये जगह है, ये जो ट्रीज़ यहाँ पे लगी हुई है, इस ट्री के यहाँ पे कैसा लगेगा, यहाँ पे सही रहेगा ना। अगेंस्ट द कैरेकस व्हेन द कैरेकर ट्री वुड बी हिडन। तो यहाँ पे अब सोचने लगती है लॉरा इस चीज़ को देख के कि यहाँ तो कैरेकस ट्री है। कैरेकस क्या होता है, देखो न्यूजीलैंड में पाया जाता है इस तरीके का ट्री, ठीक है। इसमें ऑरेंज बेरीज लगी हुई होती है पूरी, और ये जो बेरीज़ है ऑरेंज बेरी, इसका एक सीड होता है जो कि रॉ अगर आप खाओगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। तो वो कैरेकस ट्री है जिसमें ऑरेंज बेरीज लगी होती है, तो ये बहुत ही सुंदर ट्री है। तो सोचती है कि ये जो कैरेकस ट्री है, अगर हम यहाँ पे अपना मार्की लगाएंगे तो कैरेकस ट्री तो पूरी तरीके से हिडन, पूरी तरीके से छुप जाएगा, फिर लोग कैसे देखेंगे इस ब्यूटीफुल ट्री को। एंड दे वर सो लवली वर देयर ब्रॉड ग्लीमिंग लीव्स एंड देयर क्लस्टर्स ऑफ येलो फ्रूट। और ये इतना सुंदर पेड़ है, इतना ज़्यादा लवली, इतने ब्रॉड इसके ग्लीमिंग लीव्स है, शाइनिंग लीव्स है, ठीक है। और इसमें इतने सारे जो येलो फ्रूट्स लगे हुए, क्लस्टर ऑफ येलो फ्रूट्स, ये तो ढक जाएगा। They were like trees you imagine growing on a desert island, proud, solitary, lifting their leaves and fruits to the sun in a kind of silent splendor. और ये ट्री कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे डेजर्ट आइलैंड है, मरुभूमि है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहाँ पे वो अकेला एक सॉलिटरी में अकेला प्राउडली अपने गर्व के साथ अपने लीव्स को, फ्रूट्स को सन के सामने साइलेंट स्प्लेंडर में अपनी इतने सुंदर ब्यूटीफुल इंप्रेसिव लुक में खड़ा है। मस्ट दे बी हिडन बाय अ मार्की। क्या ये सही रहेगा इनको मार्की से हाइड कर देना, छुपा देना, कि सही रहेगा? ये चीज़ लॉरा सोचने लगती है। हर ट्रीज़ में देखो ना वो इमेजिन करने लग जाती है, ड्रीम में चली जाती है अपने। दे मस्ट ऑलरेडी द मैन हैड शोल्डर्ड देयर स्टैब्स एंड वर मेकिंग फॉर द प्लेस। और उन्हें होना होगा, उन्हें हाइड होना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी थे ना वो ऑलरेडी अपने स्टैब्स को लेकर, स्टैब्स यानी अपने पोल्स को लेकर वहाँ चले जाते हैं उसी प्लेस में मार्की लगाने। ओनली द टॉल फेलो वॉज लेफ्ट। सिर्फ वो लंबा आदमी वहाँ पे बच गया था जो खड़ा था। ही बेंट डाउन, pinched a sprig of lavender, put his thumb and forefinger to his nose and snuffed up the smell. अब क्या होता है, वो झुकता है और उसका बगीचा जो था गार्डन में ही तो खड़ा था ना, तो लेवेंडर के फूल वहाँ पे लगे हुए थे। स्प्रिग का मतलब होता है सूखा, तो सूखा लेवेंडर का जो फूल था तो उसको थोड़ा सा लेता है अपने हाथों में, थंब में और अपने फोर फिंगर में, मतलब फोर फिंगर मीन्स इंडेक्स फिंगर जो हमारा होता है, तो थंब और इंडेक्स फिंगर में लेकर उसको ऐसा लेकर अपनी नाक की तरफ लाकर उसको सूंघता है, ठीक है, उसकी स्मेल को। व्हेन लॉरा सॉ द जेस्चर शी फॉरगॉट ऑल अबाउट द कैरेकस इन हर वंडरफुल एट हिम कैरिंग फॉर थिंग्स लाइक दैट, कैरिंग फॉर द स्मेल ऑफ लेवेंडर। सो बेसिकली अब यहाँ पे लॉरा जब उसका जेस्चर देखती है, इस तरीके से वो सूंघ रहा है लेवेंडर के इसको लेकर, तो वो कैरेकस के ट्री के बारे में भूल ही जाती है कि कैरेकस हाइड हो जाएगा। वो अभी तक ये सोच रही थी कैरेकस ट्री हाइड हो जाएगा, लेकिन अब उसके जेस्चर को देखने के बाद टॉल फेलो के, वो उस चीज़ को भूल ही जाती है और वो इस चीज़ में खो जाती है, इस चीज़ को सोचने लग जाती है कि किस तरीके से ये केयर कर रहा है लेवेंडर की, किस तरीके से स्मेल को सूंघ रहा है लेवेंडर की। हाउ मैनी मैन दैट शी न्यू वुड हैव डन सच अ थिंग। तो कहती है, सोचती है अपने अंदर ही कि मैंने आज तक जितने लोगों से मैं मिली हूँ, कितने लोगों ने ऐसा किया होगा इस तरीके की चीज़, किसी ने नहीं किया। ओह हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाइस वर्कमैन वर। वो सोचती है कि यार ये तो बड़े ही रेयर, बहुत ही अच्छे नाइस वर्कमैन है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब सबसे हटकर, सबसे अलग, ठीक है। शी थॉट, अपने मनी मन वो सोच रहे कि कितने अच्छे, कितने रेयर टाइप के ये वर्कमैन्स हैं। वाई वुडेंट शी हैव वर्कमैन फॉर हर फ्रेंड्स रेदर दैन ही सिली बॉयज़ शी डांस्ड विद एंड हु केम टू संडे नाइट सपर। तो वो सोचते हैं यार ये मेरे दोस्त क्यों नहीं है, ये जो वर्कमैन से इतने अच्छे, इतने नाइस वर्कमैन है, कि ये मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं है। रेदर देन मैं इन सिली बॉयज़ के साथ डांस करा मैंने, ठीक है, मैं उनसे डांस करती हूँ उनके साथ, वो मेरे दोस्त है। और लास्ट संडे वो मेरे साथ डिनर के लिए आए थे, संडे को डिनर में, सपर का मतलब नाइट सपर मीन्स जो रात का डिनर होता है लंच, उसमें आए थे डिनर में। तो यार वो मेरे दोस्त है, वो सिली सिली दोस्त, और ये तो इतने अच्छे हैं, ये लोग मेरे दोस्त क्यों नहीं बन सकते। शी वुडेंट गेट ऑन मच बेटर विद मैन लाइक दिस। और उसे इससे अच्छे लोग कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर देखो वो क्या सोचती है इसी बारे में। वो अभी कह रही है कि उसे ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं और वो सोचती है काश ये मेरे दोस्त होते, यही मेरे दोस्त क्यों नहीं होते, मैंने इन्हें अपना दोस्त क्यों नहीं बनाया। इट्स ऑल द फॉल्ट शी डिसाइडेड। फिर वो डिसाइड करती है कि ये सब तो नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है। वर्किंग क्लास, अब वो ये देखो यहाँ क्लास डिस्क्रिमिनेशन अब दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, क्लास डिफ्रेंशिएशन दिखाया जा रहा है। वो क्या सोचती है कि ये मेरे दोस्त मैं बनाना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छे है लेकिन नहीं बना सकती।
समाज का भी तो डर है, हमारा जो क्लास सोसाइटी है वो कभी नहीं मानेगा कि वर्किंग क्लास मेरे दोस्त बने, है ना, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। एज द टॉल फेलो ड्रू समथिंग ऑन द बैक ऑफ एन एनवलप। अच्छा, ये एनवलप हम बोलते हैं, एनवलप नहीं होता, ऑनवलप होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखना, एनवलप नहीं होता, ऑनवलप। समथिंग दैट वॉज टू बी लूप्ड अप और लेफ्ट टू हैंग ऑफ दीज एब्सकोर्ड क्लास डिस्टिंक्शंस। अब यहाँ पे वो क्या देखते हैं, वो जो टॉल फेलो था वो कुछ अपना एक पेज में ड्रू कर रहा था, ड्रू यानी कुछ बना रहा था, उसके पास एक एनवलप था तो उसके पीछे वो ऐसा कुछ बना रहा था, समथिंग ऑन इट्स बैक, कुछ अपना शायद से मार्की को ही लेके शायद वो बना रहा हो डिज़ाइन के कहाँ कैसे लगेगा एंड ऑल दैट, तो उन सब चीज़ों को बना रहा था। अब यहीं पे वो चीज़ सोच रही है कैसा ये एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है रेडिकुलस, ये कैसा क्लास डिस्टिंक्शन है यार, कैसा क्लास डिस्टिंक्शन है ये। वेल फॉर हर पार्ट शी डिडंट फील दैम, नॉट अ बिट, नॉट एन एटम। लेकिन ये उसके लिए ये चीज़ें समझना, इस क्लास डिस्टिंक्शन को, ये उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, ना ही वो उस चीज़ को फील कर पा रही थी, थोड़ा सा भी नहीं, एक एटम समेत भी नहीं वो उस चीज़ को समझ पा रही थी। एंड नाउ देयर केम द चॉक चॉक ऑफ वुडन हैमर्स। अब यहाँ पे ना जैसे जब कोई हथौड़ा मारा जाता है, हैमर यानी हथौड़ा, तो उसकी आवाज़ जो आती है, साउंड जो आता है चॉक चॉक करके, ऐसे ठक 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 आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ आने लगी। समवन विसल्ड, समवन सैंग आउट, आर यू राइट देयर मैटी। मैटी मतलब फ्रेंड। तो यहाँ पे कोई वो सुनती है कि कोई विसल, कोई मुंह से आवाज़ निकाल रहा है, सीटी बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, और फिर कोई एक जना कहता है कि आर यू राइट देयर मैटी, ठीक है, मैटी। द फ्रेंडलीनेस ऑफ इट, द जस्ट टू प्रूव हाउ हैप्पी शी वॉज, जस्ट टू शो द टॉल फेलो हाउ एट होम शी फेल्ट एंड हाउ शी despised stupid conventions. Laura took a big bite of her bread and butter as she stared at the little drawing. She felt just like a work girl. अब यहाँ पे ये सारे वर्कमैन्स इतने अच्छे हैं, देखो कितने नाइस ऑफ यू दे आर, कि वो लोग अब पूछ रहे हैं कि आप सही तो हो ना, मतलब आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील तो नहीं हो रहा ना, मैटी मतलब फ्रेंड। तो ये जो उनका फ्रेंडलीनेस था, इनका नेचर, तो ये चीज़ से वो लॉरा जो है अपने आप को प्रूव करना चाह रही थी उन लोगों के, वो कितना ज़्यादा खुश है, मतलब वो कंफर्ट फील कर रही है, जैसे अपने घर में फील करती है वैसे ही वो यहाँ पे भी कंफर्ट फील करती है, और उसे कोई भी इन स्टूपिड कन्वेंशंस जो होते हैं उन चीज़ को उसने डाइजेस्ट कर लिया है। अब वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही है, क्लास डिस्टिंक्शन वगैरह के बारे में वो नहीं सोच रही। तो लॉरा क्या करती है, उन लोगों को कंफर्टेड फील दिखाने के लिए वो क्या करती है, जो ब्रेड एंड बटर उसके हाथ में था उसको एक बिग बाइट लेती है, और वो जो ड्राइंग उसने बनाई थी एनवलप पे उस टॉल मैन ने, उसकी ओर देखने लग जाती है, जैसा वो दिखाना चाह रही है उन लोगों को कि हाँ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेड फील कर रही है, और वो दिखा रही है अपने आप को जैसे वो एक वर्क गर्ल हो, जैसे काम करते हैं लड़कियां तो वैसे ही वो एक वर्क गर्ल है, वो भी उनके साथ काम कर रही है, ठीक है। अब वो वहाँ पे खड़ी ही थी लॉरा कि लॉरा लॉरा वेयर आर यू, टेलीफोन, लॉरा, अ वॉइस क्राइड फ्रॉम द हाउस। उसके घर में से लॉरा लॉरा चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है कि टेलीफोन टेलीफोन, मतलब फ़ोन आया है। मान लो आप बाहर खड़े हो, ठीक है, और आपके लिए आपके दोस्त ने फ़ोन किया, तो आपकी मम्मी या आपके कोई घर में जो भी होगा वो आपको कहिए ना, आओ यहाँ पे फ़ोन बज रहा है तुम्हारा, तो वैसे आवाज़ आने लगती है। कमिंग away she schemed, over the lawn, up the path, up the steps, across the veranda and into the porch. तो वो आवाज़ देती है कि मैं आ रही हूँ, और ऐसा करके जल्दी से दौड़ने लग जाती है। अब घर तो बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, तो पहले लॉन से गुजरती है, फिर पाथ रास्ते से गुजरती हुई स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों से जाती हुई वेरेंडा में, और फिर लास्ट में पोर्च में, ठीक है। पोर्च क्या होता है, जो एंट्रेंस होता है घर का, वो। इन हर हॉल हर फादर एंड लॉरी वर ब्रशिंग देयर हैट्स रेडी टू गो टू द ऑफिस। अब वहाँ जब हॉल में पहुँचती है तो देखती है उसके फादर, उसके पिता और लॉरी यानी उसका भाई, वो सब क्या कर रहे थे, अपने हैट्स को ब्रश कर रहे थे, मतलब साफ़ कर रहे थे ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। आई से लॉरा, सेड लॉरी वेरी फास्ट, कहते हैं लॉरा यू माइट जस्ट गिव अ स्क्विज एट माई कोट बिफोर दिस आफ्टरनून, सी इफ़ इट वांट्स प्रेसिंग। तो वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। कौन कहता है, लॉरी, उसका जो भाई था लॉरा का, वो कहता है कि मुझे तुमसे बात कहनी थी कुछ। जैसी आती है लॉरा, वो कहता है कि कोट जो है ना, आफ्टरनून को पार्टी होने वाली है, तो जो मेरा कोट है मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा था तुमसे, तो तुम मेरा कोट ज़रा सा देख लेना, स्क्वीज़ मतलब देख लेना, तो मेरा कोट थोड़ा सा देख लेना तुम कि उसमें प्रेस वगैरह है या नहीं, प्रेस नहीं हुआ तो थोड़ा सा आयरन कर देना तुम। आई विल, सेड शी। तो लॉरा ने कहा अपने भाई से, जी ज़रूर कर दूंगी। सडनली शी कुडंट स्टॉप हरसेल्फ, एकदम से वो अपने आप को रोक नहीं पाई। शी रैन एट लॉरी एंड गेव हिम अ स्मॉल क्विक स्क्वीज़। वो अपने भाई के पास दौड़ती हुई जाकर उसको एक छोटी सी झप्पी दे देती है, ठीक है, गले लग जाती है उसके। ओ आई डू लव पार्टीज़ डोंट यू, गेस्ड लॉरा। तो लॉरा उसको चिपक के कहती है गले लगकर कि मुझे ना पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, पार्टीज़ ऐसा होगा घर में, सब कुछ मेंटेन किया जाएगा, अरेंजमेंट होगी, सब लोग आएंगे, मौज मस्ती होगी, खाना पीना होगा, मुझे पार्टीज़ बहुत पसंद है, क्या तुम्हें पसंद नहीं है, डोंट यू। तो ऐसा अपने भाई से कहती है, पूछती है। Rather, said Laurie, warm, boyish voice, and he squished his sister too, and gave her a gentle push. Dash off to the telephone, old girl. और फिर वो कहता है,
रेदर अपने वार्म वॉइस में कहता है कि हाँ मुझे भी पसंद है, और अपने सिस्टर को गले लगाता हुआ उसको स्क्विश करता हुआ कहता है। स्क्विश का मतलब होता है हग करना, ठीक है, गले लगना। तो गले लगते हुआ जेंटली पुश करके उसको फिर हटाते हुए कहता है कि ओल्ड गर्ल यानी अरे लड़की तेरा फ़ोन बज रहा है, जैसे बोलते हैं ना इंडियंस में, तो वैसा वहाँ पे तो बहुत नॉर्मल वे में बोलेंगे, अच्छे से रिस्पेक्टफुली बोलेंगे ओल्ड गर्ल, अरे बूढ़ी। ऐसा बूढ़ी तो नहीं बोल रही, बट वो कह रहे हैं ना ए लड़की तेरा फ़ोन बज रहा है, जाके देख ज़रा, है ना। द टेलीफोन, येस ओ येस किटी, गुड मॉर्निंग डियर। तो यहाँ पे अब क्या होता है, वो टेलीफोन लेती है, ठीक है, उसको टेलीफोन के लिए तो बुलाया था ना, टेलीफोन लेती है, वो कहती है हाँ दो। और फ़ोन पे कौन था, किटी थी। किटी हमने पढ़ा था, किटी कौन है, दोस्त लॉरा की दोस्त किटी। वो कहती गुड मॉर्निंग डियर, कम टू लंच, डू डियर, डिलाइटेड ऑफ कोर्स, इट विल ओनली बी अ वेरी स्क्रैच मील। तो अब यहाँ पे अब फ़ोन में बात होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है देखो, अब वो कहती है किटी गुड मॉर्निंग, तो ऐसा फ़ोन पे लॉरा कहती है तो तुम आओगी ना लंच पे आज। तो कहती है हाँ ज़रूर। किटी कहती है फ़ोन पे हाँ ज़रूर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। वो कहती है, फिर लॉरा कहती है कि हमारे खाने में कुछ बहुत ज़्यादा वादा नहीं होगा, कम ही खाना होगा, ठीक है। मतलब कह रही है कि ऐसा कुछ पेट भर के नहीं, मतलब नॉर्मल सा मील होगा, ठीक है, स्क्रैच फूड, जस्ट द सैंडविच क्रस्ट्स एंड ब्रोकन मैरियोक शेल्स एंड व्हाट्स लेफ्ट ओवर। और कहती है थोड़ा बहुत सैंडविच के क्रस्ट होंगे और कुछ ब्रोकन मैरिंग शेल्स होंगे, ये इनके खाने हैं विदेशी, ठीक है, और जो भी बचे। येस इजंट इट अ परफेक्ट मॉर्निंग। और फिर वो अपने दोस्त से पूछती है, किटी से, क्या तुम्हें नहीं लगता आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। यूर वाइट, ओ आई सर्टेनली शुड, वन मोमेंट, होल्ड द लाइन। अब वो कहती है हाँ। अब फिर वो बात कर ही रहे थे अपने फ़ोन पे, ओ वाइट योर वाइट, मतलब तुम्हारे शायद से वो ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे, तो इस तरीके से उनकी बातचीत हो रही थी। इतना नहीं बताया इसमें, बस इतना सब बता के वो वाइट के बारे में बात कर रहे थे। और फिर सर्टेनली क्या होता है, एक मोमेंट में जो लॉरा है वो कहती है ज़रा फ़ोन में एक सेकेंड रुकना, मदर कॉलिंग, मेरी मम्मी बुला रही है मुझे। एंड लॉरा सेट बैक, व्हाट्स मदर, कांट हियर। लॉरा थोड़ा सा जाकर कहती है कि आपने क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक है। मिसेस शेरिडन वॉइस फ्लोटेड डाउन द स्टेयर्स, टेल हर टू वियर दैट स्वीट हैड शी हैड ऑन लास्ट संडे। तो मिसेस शेरिडन की वॉइस, अब वो बड़े सा घर है, छोटा सा तो घर नहीं है ना, तो बड़ा सा घर है, तो स्टेयर्स के नीचे, मतलब सीढ़ियों के नीचे से शायद शेरिडन बोल रही है, मिसेस शेरिडन यानी उसकी मम्मा बोल रही है कि तुम ना किटी को कहना कि जो लास्ट संडे में वो हैट पहन के आई थी ना, सुंदर सा स्वीट सा ब्यूटीफुल सा, वो हैट पहन के आने को बोलना आज उसको पार्टी में, बहुत अच्छी लगेगी, वो बहुत अच्छी लग रही थी, वैसा हैट पहन के आने को बोलना, ठीक है। मदर सेज यू आर टू वियर दैट स्वीट हैट यू हैड ऑन लास्ट संडे, गुड, 1 o'clock, बाय बाय। तो अब यहाँ पे फिर लॉरा जो है फ़ोन लेती है और कहती है अपनी किटी फ्रेंड से कि मेरी मम्मी कह रही है तुम्हें कि तुम जो लास्ट संडे वो स्वीट सा हैट पहन के आई थी ना, सुंदर सा, वो हैट तुम पहन के आओ आज भी पार्टी में, ठीक है। तो कहते हैं अच्छा ओके गुड, 1 o'clock। तो कहते हैं 1 बजे आऊँगी, ठीक है, बाय बाय। फिर उनका हो जाता है, नाउ कॉल ख़त्म, ओके। लॉरा पुट बैक द रिसीवर, यानी जो उसका फ़ोन था उसको वो रख देती है। फ्लंग हर आर्म्स ओवर द हेड, टुक अ डीप ब्रेथ, स्ट्रेच एंड लेट देम फॉल। ओह शी साइटेड एंड द मोमेंट आफ्टर द साइट ही सेट अप क्विकली। तो जैसे हम क्या आलस मारते हैं ना, जैसे कुछ काम करके आते हो और फिर एकदम से क्या करते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, ठीक है, एक मोमेंट के लिए अपने हाथों को उसने सर के ऊपर रख के, ऐसा जैसे आपने लिया ही होगा यार, आपको तो पता ही होगा, है ना, जिस तरीके से इंसान आलस अपना छुड़ाता है, ठीक वैसा वो आलस मारती है और एकदम से खड़ी हो जाती है। शी वॉज स्टिल लिसनिंग, ऑल द डोर्स इन द हाउस सीम टू बी ओपन, द हाउस वॉज अलाइव विद सॉफ्ट क्विक स्टेप्स एंड रनिंग वॉइसेस। वो अभी भी सुन रही थी आवाज़ें, कौन सी आवाज़ें, उसके घर की आवाज़ें, उसके सारे डोर्स ऐसे लग रहे थे जैसे खुले हुए हो, उसका पूरा घर ऐसा जीवित सा लग रहा था, इतना सॉफ्ट सा, क्विक स्टेप्स की आवाज़ें आ रही है, वॉइसेस चल रहे हैं, मतलब घर में लोग हैं तो लोगों की आवाज़ें, पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे घर पूरा एक तरीके से जीवित हो, ठीक है, उसमें जान हो। द ग्रीन बेज डोर दैट लेड टू द किचन रीजन swung ओपन एंड शट विद अ मफल्ड थर्ड। तो जो ग्रीन बेज डोर थे, मतलब उस समय के पुराने जो हरे रंग के जो डोर थे, वो किचन की तरफ जाते हुए क्या हो रहे थे, कभी ओपन हो रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं, एक साउंड वो क्रिएट कर रहे हैं। मफल्ड थर्ड मीन्स साउंड, ठीक है। एंड नाउ देयर केम लॉन्ग चकलिंग अपस्ट्रक्ट साउंड। अब एकदम से एक चकलिंग मीन्स क्या होता है, एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। इट वॉज द हैवी पियानो बींग मूव्ड ऑन इट्स स्टिफ कैस्टर्स। तो यहाँ पे वो आवाज़ कौन सी थी, अजीब सी चकलिंग की आवाज़। जैसे चकलिंग आवाज़ आपने सुनी होगी, जैसे कोई बहुत भारी भरकम जो आपका होता है, लाइक अलमीरा हो गया, ठीक है, कोई भी टेबल हो गई जो भारी भरकम है, तो जब हम उसको हटाते हैं, अपने हाथों से हटाते दूसरे साइड में कॉर्नर की तरफ करते हैं, तो ऐसा
चकलिंग सा आवाज़ होता है, ऐसा चक 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 आवाज़ होता है, वैसा आवाज़ आने लगा। और ये आवाज़ थी हैवी पियानो की, जिसको मूव किया जाता था उसके स्टिफ कैस्टर्स के थ्रू, यानी उस पियानो में उसके व्हील लगे हुए थे पहिए, तो उन पहियों के थ्रू उस पियानो को मूव किया जा रहा था। बट द एयर, इफ़ यू स्टॉप्ड टू नोटिस, वॉज द एयर ऑलवेज लाइक दिस? लिटिल फेंट winds were playing chase in at the tops of window out at the doors. अब अगर हम हवा की बात करें तो हवा बहुत अच्छी थी आज की। एक चीज़ आपने नोटिस करी, ये हवा हमेशा ऐसी हवा नहीं चलती। ये हवा बड़ी ही प्यारी सी, एकदम हल्की हल्की सी हवा है जो खेल रही है विंडो से, डोर से, ऐसा उसको बंद करना, उसको जैसे बहुत जब हवा चलती है तो क्या होता है, जो दरवाजे होते हैं या जो खिड़कियों के दरवाजे होते हैं वो सब खुलते हैं, बंद होते हैं, तो इस तरीके से हवाएं खेल रही है। एंड देयर वर 2 tiny spots of sun, one on the ink pot और one on a silver photo frame playing too। और साथ में एक 2 छोटे छोटे से स्पॉट्स है सन के, जो रेज है वो पड़ रहे हैं। एक तो इंक पॉट पे पड़ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ एक सिल्वर का एक फ़ोटो फ्रेम है उस पर, तो 2 किरणें पड़ रही है सन रेज की, वो भी ऐसा लग रहा है मान लो खेल रही हो। डार्लिंग लिटल स्पॉट्स, ये जो स्पॉट्स, ये जो छाया पड़ रही है सन की, ये बहुत ही सुंदर सी है। स्पेशली द वन ऑन द इंक पॉट लिड, और स्पेशली वो सनरे जो कि इंक पॉट पर पड़ रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। इट वॉज क्वाइट वार्म, अ वार्म लिटल सिल्वर स्टार। और कैसी लग रही है ये, एकदम लिटल सिल्वर स्टार जैसी लग रही है, छोटी सी प्यारी सी स्टार की तरह। शी कुडेंट हैव किस्ड इट, और उसे ऐसा लग रहा है लॉरा को कि उसे किस सी कर दे, ठीक है, इतना प्यारा लग रहा है उसे। सो इस पैराग्राफ में हमने बेसिकली देखा कि उसके घर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, किस तरीके से उसका घर ब्राइट है, किस तरीके से सब कुछ बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है। नाउ the front door bell pealed and there sounded the rustle of Sadie's print skirt on the stairs। अब जो फ्रंट डोर का बेल था वो बजता है, पील्ड का मतलब यानी बजा, ठीक है, जैसे कोई घर में आता है तो बेल डोर का बेल बजाता है ना, तो वैसा डोर बेल बजता है। और एकदम से आवाज़ आती है कि जो सैडी है, सैडी कौन है, घर की फीमेल सर्वेंट, तो उसके जो उसने स्कर्ट पहना हुआ था वो ऐसा, उसके जो स्टेयर्स यानी जो जब सीढ़ी से उतर रही थी तो ऐसा लग रहा था उसके जो स्कर्ट है उसकी आवाज़ आ रही हो। अ मेन्स वॉइस मर्मर्ड, सैडी आंसर्ड केयरलेस, आई एम श्योर, आई डोंट नो, वेट आई विल आस्क मिसेस शेरिडन। और उसे आवाज़ आती है एक आदमी की, लॉरा को, कि एक आदमी जो है बोल रहा है, और सैडी आंसर करते हुए केयरलेस वे में, जैसे उसे नहीं पता, वो कहती है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, आपको मैं शायद नहीं जानती, 1 मिनट आप रुके, मैं शेरिडन, मिसेस शेरिडन को बुलाती हूँ, शायद वो जानती हो, ठीक है। व्हाट इज़ इट सैडी? लॉरा केम इनटू द हॉल। अब लॉरा हॉल में आती है, कहती है कौन है सैडी? इट्स द फ्लोरिस्ट मिस लॉरा। तो सैडी कहती है कि ये फ्लोरिस्ट है, यानी कि फूल देने आए हैं, ठीक है। इट वॉज इंडेड। There, just inside the door, stood a wide, shallow tray full of pots of pink lilies। अब देखोगे थोड़ा डोर के बाहर ही, वो थोड़ा सा डोर के बाहर खड़े हैं, उनके पास एक बड़ा सा एक पॉट है, शेलो पॉट, मतलब थोड़ा सा उसमें गहराई है, ज़्यादा गहराई नहीं है लेकिन थोड़ी सी गहराई है, जिसमें पिंक लिलीज़ रखी हुई है, बहुत सारी छोटी छोटी सी पिंक लिलीज़ है, वो पूरी भरी हुई है पॉट में। नो अदर काइंड, उसमें सिर्फ पिंक लिलीज़ है और कोई दूसरा काइंड का नहीं है। नथिंग बट लिलीज़। कैना लिलीज़, कौन से टाइप का लिली है, एक वैरायटी होती है ना लिलीज़ की, तो ये कैना वैरायटी का लीव है। कैना लिलीज़, बिग पिंक फ्लावर्स, बड़े बड़े से पिंक फ्लावर्स होते हैं। वाइड ओपन, रेडिएंट, ऑलमोस्ट ब्राइटनिंग अलाइव ऑन ब्राइट क्रिम्सन स्टेम्स। क्रिम्सन का मतलब होता है डार्क रेड कलर, ठीक है, डीप रेड। तो बेसिकली ये जो फूल है ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े बड़े बड़े से, रेडिएंट, बहुत ही शाइन करने वाले, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे ये जीवित हो, इनके अंदर जान हो। फ्राइटनिंग मतलब एकदम शॉकली ऐसा अलाइव से ये लग रहे हैं, और इनके जो स्टेम्स है ये भी बहुत से डीप रेड टाइप के हैं। तो मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर ये फूल हैं जो कि लाए हैं कौन, फ्लोरिस्ट। किस लिए लाए भाई, गार्डन पार्टी है, गार्डन के लिए लाए होंगे। अब देखो आप एक चीज़ नोटिस यहाँ पे करना, अमीर घर के ये लोग हैं, ठीक है, गार्डन है, गार्डन में इतने सारे फूल हमने पहले से ही ऑलरेडी पढ़ा था जब हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, तो हमने देखे थे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वहाँ पे फूल हैं। तो अगर जैसे इन्हें गार्डन पार्टी में चाहिए, फूलों की ज़रूरत है, तो अपने गार्डन से भी तो ले सकते थे, लेकिन गार्डन से ये लोग नहीं लेते, ये लोग फ्लोरिस्ट को बुलाते हैं जो कितने सारे फूल लेकर आया है फिर से, ठीक है। ओ सैडी, सेड लॉरा, एंड द साउंड वाज लाइक अ लिटिल मॉन। शी क्रॉन्च्ड डाउन एज it to warm herself at that blaze of lilies. She felt they were in her fingers, on her lips, growing in her breast। अब लॉरा जो है ना सैडी को कहती है इस तरीके से, एक मॉन का मतलब होता है एक छोटी सी साउंड में, लिटिल साउंड में, धीरे से आवाज़ में लॉरा कहती है सैडी से, ठीक है, कहती है वो इन लिलीज़ को कुछ इस तरीके से महसूस कर रही थी जैसे वो कैसे हो, ये सारे जैसे मैंने अभी जो पढ़े ये सब कौन सोच रही थी, लॉरा सोच रही थी कि कैसे कैना लिलीज़ है, इतने सुंदर है, इतने प्यारे हैं। अब वो फिर से ड्रीमी वे में सोच रही है कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये जो फ्लावर्स है लिलीज़, ये इसके हाथों पर है, इसके फिंगर्स पर, ठीक है, इसकी उंगलियों पर, इसके लिप्स पर है, और इसके ब्रेस्ट में ये लिलीज़ जो है, ठीक है, मतलब इसके सीने में लगे हुए हैं। जो लिलीज़ कितना अच्छा लग रहा है, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं लिलीज़, ये इसको इससे बहुत ज़्यादा वार्म फीलिंग आ रही है लॉरा को, ठीक है।
इट्स सम मिस्टेक शी सेड फ्रेंडली। वो आराम से स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई शायद गलती हुई है। नोबडी एवर ऑर्डर्ड सो मैनी, सेडी गो एंड फाइंड मदर। लॉरा कहती है यार इतने सारे लिलीज कौन ऑर्डर करेगा, इतने सारे तो नहीं करेगा कोई, बहुत सारे लिलीज थे ना, बहुत सारे थे। तो वो कहती है यार कुछ गड़बड़ी हुई है ज़रूर, सेडी तुम ज़रा मम्मी कहाँ है उसको ढूंढ के लाओ तो उनको। बट एट द मोमेंट मिसेस शेरिडन ज्वाइन दैम, लेकिन सेडी बुलाने ही जा रही थी कि मिसेस शेरिडन आ जाती है, उनको ज्वाइन करने लग, उनके साथ आ जाती है सामने। इट्स क्वाइट राइट शी सेड कामली, येस आई ऑर्डर्ड दैम। और फिर उसकी मम्मा कहती है कि ये बिल्कुल सही है, आराम से कहती है ये सब मैंने ऑर्डर करे हैं। आर नॉट दे लवली, क्या ये सुंदर नहीं है। शी प्रेस लॉराज आर्म, वो अपने जो लॉरा अपनी बेटी है उनका आर्म को ऐसा मतलब उसके हाथों को पकड़ के कहती है आई वॉज पासिंग द शॉप यस्टरडे, मैं कल ही जो है ना इस शॉप के पास से गुजर रही थी। एंड आई सॉ देम इन द विंडो, और मैंने इन सबको खिड़कियों से देखा, खिड़की थी और खिड़की के बाहर ये सारे फूल थे, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। एंड आई सडनली थॉट फॉर वंस इन माई लाइफ आई शैल हैव इनफ कैना लिलीज, और मैंने अपने इनको देखकर सोचा कि मेरी भी लाइफ में एक ऐसा समय होगा जब मैं जो है ऐसा इन लिलीज़ को खरीदूंगी, इन कैना लिलीज़ को बाय करूँगी और अपने पास रखूँगी। द गार्डन पार्टी विल बी अ गुड एक्सक्यूज़। और ऐसा हुआ कि गार्डन पार्टी तो थी आज, तो ये एक गुड एक्सक्यूज़ हो गया कि हाँ भाई चलो इन फूलों को खरीद लेते हैं, एक साथ इतने सारे फूल खरीद लेते हैं। तो गार्डन पार्टी की सही मौका था वो। बट आई थॉट यू सेड यू डिडंट मीन टू इंटरफेयर, सेड लॉरा। लेकिन फिर लॉरा कहती है कि मैंने तो सोचा था शायद आप इंटरफेयर नहीं करोगे इन सब मामलों में, यानी गार्डन पार्टी हो रही है, आपने तो कहा था ना पहले कि सारा इंतजाम अरेंजमेंट्स कौन करेंगे, बच्चे करेंगे, तो अब आप फिर इंटरफेयर कर रही है इसमें। हाँ आपने जो है फूल मंगवाए हुए हैं। सेडी हैड गॉन, उससे पहले सेडी जा चुकी थी, ठीक है। द फ्लोरिस्ट मैन वॉज स्टिल आउटसाइड एट हिज वैन, फ्लोरिस्ट का जो आदमी था जो देने आया था वो स्टिल अपने वैन में खड़ा था। शी पुट हर आर्म राउंड हर मदर्स नेक एंड जेंटली वेरी जेंटली शी बिट हर मदर्स ईयर। तो ये बाहर के देशों का रिवाज है, ठीक है, उनके वहाँ ऐसा होता है। उसने क्या किया, अपनी मदर को गले से लगाते हुए अपनी मदर का ऐसा गला ऐसा थोड़ा सा राउंडली अपने हाथों को करके और जेंटली बहुत ही प्यार से उसके मदर की जो ईयर था, उनके कान थे, उसको बाइट किया, थोड़ा सा काटा, ठीक है। वहाँ का वो ट्रेडिशन है, वहाँ का रिवाज है। तो उसने अपनी मदर का जो कान था उससे थोड़ा सा धीरे से ऐसा कट किया। माई डार्लिंग चाइल्ड यू वुडंट लाइक अ लॉजिकल मदर वुड यू, डोंट डू दैट, ही इज़ द मैन। अब फिर वो कहती है कि मेरी प्यारी बेटी तुम नहीं चाहती क्या तुम्हारी लॉजिकल मदर हो, यानी सेंसिबल मदर हो, डोंट यू डू दैट। और तुम ऐसे यहाँ पे अभी मत करो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना, वैसे उसकी मदर कहती है। ही कैरिड मोर रिलीज स्टिल अनदर होल ट्रे, और फिर जो है दोबारा से एक बड़ा सा ट्रे आता है जिसमें दूसरे लिलीज होते हैं, ठीक है, मतलब एक लिली का ट्रे आया था पूरा भर के और दोबारा से एक और लिली का ट्रे भर कर आता है। बैंक देम अप, यानी यहाँ रख दे। तो वो जो उसकी मदर थी, शेरिडन थी मिसेस, वो कहती है आप यहाँ रख दीजिए इन्हें, जस्ट इन साइड द डोर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पॉर्च प्लीज़, सेड मिसेस शेरिडन, डोंट यू एग्री लॉरा। तो उसकी मदर क्या कहती है उन लोगों से जो लोग रखने आए थे, उनको कहती है कि आप डोर के इनसाइड ही रख दीजिए इन्हें, पास में पॉर्च के बीच में, बोथ साइड्स ऑफ पॉर्च आप इसे रख दीजिए। और वो कहती है क्या तुम एग्री करती हो लॉरा। ओह आई डू मदर, वो भी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। In the drawing room, Meg, Joss and good little Hans had at last succeeded in moving the piano. अब हम सुन रहे थे ना, आवाज़ सुन रहे थे इससे पहले कि लॉरा को आवाज़ आती है कि पियानो को खिसकाने की एक जगह से दूसरी जगह। तो ड्राइंग रूम में जो मैग थी और जॉस थी, वो दोनों जो लड़कियाँ थी, और साथ में जो हैंस सर्वेंट है उनका, मेल सर्वेंट घर का, तो वो तीनों के तीनों क्या कर रहे थे, पियानो को मूव कर रहे थे, हटा रहे थे। तो वो पियानो को मूव करने में वो सक्सीड होते हैं, ठीक है, पियानो को वो हटा देते हैं। नाउ इफ़ वी पुट दिस चेस्टरफील्ड अगेंस्ट द वॉल एंड मूव एवरीथिंग आउट ऑफ द रूम एक्सेप्ट ऑफ चेयर्स, डोंट यू थिंक। अब वो बात करते हैं दूसरी चीज़ की। वो कहते हैं कि चेस्टरफील्ड को अगर हम क्या करें, चेस्टरफील्ड होता क्या है पहले तो देखो, एक काइंड का सोफ़ा, एक तरीके का एक सोफ़ा है। तो वो कहते हैं कि अगर हम चेस्टरफील्ड को वॉल के अगेंस्ट में रख दे और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं ड्राइंग रूम में उस सब को बाहर रख दे एक्सेप्ट द चेयर्स, चेयर्स के अलावा बाकी सारी चीज़ों को बाहर रख देंगे, तो क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम अपना जो वॉल है, जो दीवार है, उसके वहाँ पे सोफ़े रख देंगे और बाकी सारी चीज़ों को रूम से बाहर निकाल देंगे, चेयर्स को छोड़कर, चेयर्स वहीं पे रहेंगी, बाकी सब चीज़ें बाहर निकाल देंगे। तो आपको क्या लगता है? क्वाइट। हैंस मूव दीज टेबल्स इनटू द स्मोकिंग रूम। फिर क्या करता है हैंस, क्या करता है, जो सर्वेंट था वो इन टेबल्स को लेकर स्मोकिंग रूम में ले जाता है। अब ये भी एक ट्रेडिशन है उनका, वहाँ का कल्चर है कि उनका घर में एक स्मोकिंग रूम हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं होता इंडिया में एक अलग से स्मोकिंग रूम वगैरह, तो वहाँ पे ऐसा कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो हैंस ने क्या किया, जो भी टेबल्स थे उन सबको स्मोकिंग रूम में मूव कर दिया। एंड ब्रिंग अ स्वीपर टू टेक दिस मार्क्स ऑफ द कार्पेट एंड वन मोमेंट हैंस जॉस लव्ड गिविंग ऑर्डर्स टू द सर्वेंट्स एंड दे लव्ड ऑबेइंग हर। सो बेसिकली होता क्या है कि फिर वो लेके आ जाता है झाड़ू, और झाड़ू लेकर वो कारपेट के नीचे सब कुछ साफ़ करने लग जाता है। जोस जो थी लड़की,
उसको ना ऑर्डर्स देना बड़ा अच्छा लगता था, पता है। और जो हैंस थे या जो बाकी सर्वेंट थे घर के, उन्हें उनके बातों को ऑबे करना पसंद था। ओके, शी ऑलवेज मेड देम फील दे वर टेकिंग पार्ट इन सम ड्रामा। और पता है जॉस, मैग, ये सब, लॉरा, ये सब हमेशा इस तरीके से फील करते थे जैसे मानो वो किसी ड्रामे का हिस्सा हो। जैसे कोई नाटक चल रहा हो, नाटक करते हैं ना जैसे, वैसा उनको हमेशा ऐसा लगता था कि नाटक का, ड्रामे का हिस्सा है वो। टेल मदर एंड मिस लॉरा टू कम हियर एट वंस। फिर जॉस कहती है कि तुम एक बार ना मम्मी और मिस लॉरा को बुला लो। मिस लॉरा कौन? उनकी बहन। तो उनको आप बुला लो एक बार। वेरी गुड मिस जॉस। फिर वो कहते हैं बहुत अच्छी मिस जॉस, अभी बुलाता हूँ। शी टर्न टू मैग। आई वॉन्ट टू हियर दैट what the piano sounds like, just in case I am asked to sing this afternoon. Let's try over. This life is weary. So अब वो मैग की तरफ बढ़ती है। मैग उसकी जो बहन है उसको कहती है कि यार तुमने एक बार पियानो को बजा के दिखाओ मुझे, जस्ट इन केस आफ्टरनून में पार्टी होने वाली है, तो अगर किसी ने मुझसे इंसिस्ट किया कि आप पियानो बजाए तो मुझे तो बजाना पड़ेगा, मैं मना तो नहीं कर सकती। तो मैं को चेक करना चाहती हूँ कि इसका साउंड कैसे है। तो चलो तुम स्टार्ट करो। दिस लाइफ इज़ वेरी, ये एक सॉन्ग नेम है, तो इस सॉन्ग को तुम स्टार्ट करो पियानो में बजाना। पम टा 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 टी टी टा, इस तरीके से। मतलब पियानो जब बजता है, इंस्ट्रूमेंट बजाएगा तो कैसा बजेगा? ऐसा बजेगा। आप रिदम समझे, पियानो की रिदम कैसी होगी? पम टा 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 टी टा, इस तरीके से। द पियानो बर्स्ट आउट सो पैशनेटली दैट जोस फेस चेंज्ड। जो पियानो था वो इस तरीके से बजने लगा कि जो जोस का फेस था वो पूरी तरीके से बदल गया। ठीक है, कैसे देखो। शी क्लैप्स्ड हर हैंड्स, वो अपने हाथ बजाने लगी। शी लुक्ड मॉर्नफुली एंड एंजीमेटिकली एट हर मदर एंड लॉरा एज दे केम इन। तो जैसा उसने बुलाया था ना जोस ने सर्वेंट के थ्रू कि आप मम्मी और लॉरा को बुला लीजिए, तो लॉरा उसकी मदर आती है और वो उनकी तरफ ऐसा मॉर्नफुली का मतलब क्या होता है? बड़े ही अद्भुत तरीके से, एकदम जैसे कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है ना वैसा, और रहस्यमय जनक तरीके से अपनी मम्मी और लॉरा की तरफ देखने लगी। मतलब जब पियानो बजा तो ऐसा पैशनेटली बजा कि जोस का पूरा फेस का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो गया, मतलब उसके एक्सप्रेशंस जो थे वो पूरे चेंज हो गए। ठीक है, दिस लाइफ इज़ वेरी। अब चलो यहाँ से गाना शुरू होता है। ठीक है, दिस लाइफ इज़ वेरी, अ टीयर, अ साइड, a love that changes. This life is weary, a tear, a sight, a love that changes, and then goodbye. तो इस तरीके से गाना ख़त्म होता है। ठीक है, तो ऐसा गाने का लिरिक्स है, बहुत ही गंदा था वैसे, कोई नहीं, नोटिस मत करना। तो ये ऐसा गाना था। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है बेसिकली? देखो ये जो गाना है ना, ये गाना क्यों यूज़ किया गया है, तो हम देखेंगे हमारा एंड ऑफ द स्टोरी की। हम देखेंगे कि जो डेथ हो जाती है किसकी, मिस्टर स्कॉट की, है ना। तो डेथ को हम देखेंगे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका। दैट्स वाई जो कैथरीन मैन्सफील्ड है उन्होंने इसी गाने को चूज़ किया है अपने स्टोरी में, इसी गाने को। ये दिस लाइफ इज़ वियरी, मतलब ये लाइफ क्या है? पूरी टायर्ड है, इस लाइफ में कुछ नहीं है, ये पूरी टायर्ड लाइफ है। वियरी मैंने टायर्ड। ठीक है, एक टीयर जो कि एक साइड है, और लव दैट चेंजेस। लव क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इमोशन है जो कि ओवर टू टाइम चेंज होता रहता है। और ये लाइफ कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से टायर्ड है। इस लाइफ में कुछ नहीं रखा, हर जगह इस पूरे ज़िंदगी में हमारे क्या है? सिर्फ दुख ही दुख है, टायर्डनेस है। ठीक है, और फिर गुड बाय, और फिर ख़त्म, गुड बाय। बट एट द वर्ड गुड बाय एंड ऑल्दो द पियानो साउंडेड मोर डेस्परेट दैन एवर। और गुड बाय वर्ड पे तो जो पियानो था वो इस और तरीके से साउंड करता है, मतलब और ज़्यादा सैड वे में। डेस्परेट माने सैड, बहुत ही ज़्यादा दुखी भरे इस अंदाज में साउंड करता है। हर फेस ब्रोक इनटू अ ब्रिलियंट, ड्रेडफुल, अनसिम्पैथेटिक स्माइल। तो जो उसका फेस था ना वो पूरी तरीके से ब्रिलियंट यानी उज्ज्वलता से, ड्रेडफुली यानी बहुत एक्सट्रीमली, अनसिम्पैथेटिक मतलब सहानुभूति ना रखने वाली स्माइल से भर आया। यानी उसे इस लाइन कुछ नहीं समझ आई थी, जो लाइन उसने गाई उसका कुछ मीनिंग उसे समझ नहीं आया कि लाइन का मीनिंग क्या है। उसको देखकर उसे सहानुभूति नहीं हुई, उसे इस चीज़ से अच्छा लगा कि पियानो इतनी अच्छे से बजा, इतने अच्छे से लिरिक्स इसके हुए